मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि लाइफ एज सच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, ये जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा। आपको खूबसूरत विचारों को इम्प्लांट करना होगा, उन इमेजेस को इम्प्लांट करना होगा, अपने गोल्स की छवियों को, अपने लक्ष्य की छवियों को अपने अंदर बैठाना होगा, खूबसूरत आवाज़ों को अपने कानों के पीछे जो टेम्पोरल लोब होती है इनमें बैठाना होगा, अच्छी इमेजेस को अपने माथे के सामने पीछे जो टेम्पोरल आपकी फ्रंटल लोब है वहाँ पर बैठाना होगा। नहीं तो आपकी थर्ड जो यहाँ का चक्र है वो आपका एक तरह से नॉन सेंसिटाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और आप फिर उसी तरह की लाइफ जिएंगे कि जो आपको नहीं चाहिए थी। फैमिली तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक स्पेशल आपकी फीलिंग है, उनके लिए ही आप कमाते हैं, उनके लिए ही आप ओवर टाइम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगी जिंग फिंग टिंग कोई आदमी है, आप कहते पिक्चर ही नहीं बनी, तो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, अगर आपके माइंड के अंदर ये इमेजेस, आपके लक्ष्यों की इमेजेस, आपकी सेहत की इमेजेस, आपके परिवार की इमेजेस, आपकी ग्रोथ की इमेजेस, आपकी पढ़ाई की इमेजेस, बच्चों के लिए उनके होमवर्क की इमेजेस अगर ब्राइट कर दें हम लोग NLP के द्वारा, तो ना तो वो टीवी देखने जाएंगे, ना ही वो मॉल में जाके बैठेंगे। पर हुआ क्या कि हमने पढ़ाई की इमेजेस गायब हैं, हेल्थ की इमेजेस गायब है, रिश्तों की इमेजेस गायब हैं, और हमारे पास इमेजेस हैं हीरो हीरोइंस की, और इसीलिए हम उनको अंधेरे में बैठकर 2.5 घंटे तक उनकी मूवी देख लेते हैं। अगर मेरी खुद की इमेज नहीं, चंदन भाई समझने की कोशिश करिएगा, मैं दिल से दर्द के साथ बोल रहा हूँ, अगर मेरी इमेज ही मेरे पास खूबसूरत नहीं है तो मैं उस इमेज के लिए करूँगा क्या? बिल्कुल सर। ना तो मैं अपने लिए पैसे खर्च करूँगा, सही खाना नहीं खाऊंगा, सही रिश्तों को डेवलप नहीं करूँगा, सही आदमी को अट्रैक्ट नहीं करूँगा। मैं कौन से आदमी को अट्रैक्ट करूँगा? जो उस इमेज के साथ अपना रिश्ता बना सके। अगर वो ही बेकार है तो मैं बेकार के गोल्स के साथ ही तो जुड़ूंगा, बेकार के लक्ष्यों से तो जुड़ूंगा। कभी कभी हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो सारे ऑप्शंस बुरे वाले होते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छे वाले होते हैं, क्योंकि वो इमेजेस हैं वैसे। यस, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, हाँ, तो एक बहुत बुरा इंसान भी अच्छा हो सकता है अगर उसके इमेज को चेंज कर दिया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल 100%। एंड इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट ओनली पॉसिबल, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आपको मैं आज एक टेक्निक बता रहा हूँ, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को भी, और आपको भी बता रहा हूँ। छोटा सा काम करके देखिएगा। नमस्कार, मेरे नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला पॉडकास्ट था परिस्थिति मनस्थिति, और आज मनस्थिति को और स्ट्रांग और कैसे स्ट्रीमलाइन करें। कहते हैं ना, मन अगर सही कर लो या दिमाग को सही कर लो तो सब कुछ आप पा जाओगे। तो आज आपके जितने भी सपने होंगे, जितने भी रॉन्ग राइट बिलीफ सिस्टम होंगे, आज उसको सही करने का समय है। और आज हमारे साथ हैं भारत के महान कोच। आज बात करेंगे लैंग्वेज पे, इंग्लिश हिंदी नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी, ऐसे लैंग्वेज जो आपका दिमाग सुनता है, और जो आपका दिमाग सुनता है वही हम आप हो जाते हैं। सो भारत के महान कोच राम वर्मा सर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छा हूँ, और आपकी वाइब्स और आपका फेस पे जो ग्लो है सर ना, वो हल्का आदमी झेल नहीं सकता, उसके लिए ताकतवर चाहिए, विचारों का ताकतवर। और सर आज सवाल है मेरे पास बहुत सारे, मेरा भी है और हम जैसे बहुत सारे लोग, यानी ये बंच है सवालों का, एक कलेक्शन है, बहुत सारे मतभेद, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में चलती हैं। सबसे पहले सर, आप NLP के गुरु हैं, सवाल वहीं से, NLP है क्या सरल भाषा में सर? देखिए चंदन जी, बेसिकली हम हर पल जब से पैदा हुए हैं, हम बहुत सारी घटनाओं को फेस करते हैं। पैदा होते ही लोग हमारे लिए प्यार करते हैं, ताली बजाते हैं, उल्टा लटका के थप्पड़ भी खाते हैं कई बार, ठीक है ना। और हमारे दिमाग में हर घटना का एक नक्शा बन जाता है, एक इम्प्रिंट बन जाता है हमारे माइंड में। हम अपनी मदर को पहचानते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा घर है, ये सब हमारी इन्फॉर्मेशन बनती रहती है जी। उसी के आगे आप बढ़ते हैं, फिर आपको बहुत सारी और घटनाएं लाइफ में आती हैं। तो इन घटनाओं का एक इम्प्रिंट, एक नक्शा या एक पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है, जिसे आप ब्रेन सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। तो NLP की अगर इंग्लिश में पूरी फॉर्म देखी जाए तो वह है न्यूरॉन, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके पास 86 बिलियन ब्रेन सेल होती हैं जब आप पैदा होते हैं। ओके। और ये जब आपस में काम करते हैं तो इसी का नाम माइंड है।
और जब ये काम करती हैं तो बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि आप जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप प्रोग्रामिंग हो जाती है कि प्रोग्राम कर रहे हैं अपने आप को। गड्ढा आया तो एकदम से आप ब्रेक लगा देंगे, आप क्लच पर पैर चला जाएगा, एक हाथ से आप गियर चेंज करेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग को भी मोड़ देंगे, ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो बेसिकली जो हमारी घटनाएं हैं ये हमारे न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करती हैं जी। कमाल की बात ये रहती है कि इसी प्रोग्रामिंग से फिर हम अपने जीवन के जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको डेवलप करते हैं, और ये इन बिहेवियर में हमारी बीमारियां भी है। बेसिकली बीमारियां नहीं हैं, वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं। जैसे अगर किसी से मुझे प्यार आता है तो एकदम से कंधे खुल जाते हैं, गुस्सा आता है तो पूरी मुट्ठियाँ ऐंठ जाती हैं, किसी खाने को मैं देखता हूँ तो एक लैंग्वेज खाने से मेरे मन को जाती है कि मेरी एकदम से ग्लैंड्स जो हैं सलाइवा सीक्रेट करने लगते हैं या एंजाइम पेट के अंदर गुड़गुड़ करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हर पल हर घटना से अपने आप को प्रोग्राम करते जा रहे हैं। ये घटनाएं हमारे लिए एक लैंग्वेज का काम करती हैं। ओके, सो ये सर मैं देख रहा था, आई थिंक 1975 में क्या पहली बार एनएलपी के बारे में लोग जाने, या ये बहुत पुराना एक ये साइंस सिस्टम तो है? ये जब से आदमी पैदा हुआ है उसके पास कुछ ऑलरेडी पैटर्न है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो अपनी वैल्यूज़ को, अपनी पहचान को, अपने जीवन के उद्देश्य को जीता है, कैसे वो जिस समाज में रहता है उसके सभी नियमों को वो एक तरह से ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन 1970s में कुछ लोगों ने देखा कि आखिर जो भी आदमी कुछ कर रहा है उसे करने का तरीका क्या है उसका। तो एनएलपी बेसिकली कोई साइंस इस तरह से नहीं है कि उसने कोई चीज़ हमें दी है, बेसिकली उसने स्टडी किया है कि हम कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं। एक आदमी एक जगह पर रहकर आत्महत्या करने की बात करता है, दूसरा वहीं पर एक बहुत बड़ा कोई सक्सेस का, सफलता का काम कर लेता है। एक माहौल में एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और दूसरा एंजॉय करता है। एक ही रिसेशन में एक आदमी फैक्ट्री को बेचता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेच देता है और दूसरा उसे खरीद लेता है। तो आखिर वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? अगर जीवन में सबसे बड़ा कोई सवाल है, मैं ये मानता हूँ, वो ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं किसी भी पल पर। तो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ें घटती हैं, किस तरह से हमारा माइंड बॉडी बिहेव करता है, इन पैटर्न को जब स्टडी किया गया उन लोगों के जो कर रहे थे तो उसका नाम उन्होंने एनएलपी रखा। ओके, सो अगर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कोई लैपटॉप है हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सो इसका कुछ इनपुट मैनुअल या सेट ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे इंट्रोगेट करने के लिए, राइट? जैसे हम कोई साइकोलॉजी के लिए टेस्ट लेते हैं, साइकोमेट्रिक, तो क्या ये भी होता है कि हाँ अगर हमें प्रोग्राम करना है कुछ भी तो सेट ऑफ इनपुट्स हैं, या इसके अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं? प्रैक्टिसेस भी हैं और इनपुट भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, सभी कुछ है। ओके, बेसिकली जो भी चीज़ हम अपने माइंड में इम्प्लांट करते हैं उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी भी आदमी के बारे में सोचिए जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, वो आपका बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता, पिता, पत्नी, कोई भी हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं जी। और उसी टाइम मैं कहूँ कि एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जिसको आप दूर का रिश्तेदार है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे इन दोनों की इमेजेस को आप देखते हैं तो सडनली इन दोनों की इमेजेस में बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो आपके जो खास लोग हैं उनकी इमेजेस आपको सामने दिखाई देंगी, कलरफुल दिखाई देंगी, कलर्स भी ब्राइट होंगे, पैनोरमिक पिक्चर होंगी, उसमें एक फीलिंग भी आप महसूस करेंगे। जबकि वो कोई डिस्टेंट आदमी है, कोई दूर का, जिसके प्रति आप उदासीन हैं, कहीं पिक्चर पीछे मिलेगी, हल्की सी ब्लड भी मिलेगी, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, हाँ, धुंधली हो सकती है, धुंधली भी हो सकती है। ये देखो आपने कह भी दिया है, क्योंकि आप बेचैन हो रहे थे कि मेरा भी सुनो, वो धुंधली है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में दो लोग हैं, एक जिनको आप प्यार करते हैं और एक जिनके प्रति आप उदासीन हैं। इन दोनों का परसेप्शन, इन दोनों का पैटर्न, इन दोनों की जगह, इन दोनों की स्क्रिप्टिंग आपके दिमाग के अंदर अलग है। अगर मैं आपसे कुछ सवाल करने लगूं तो मैं उस स्क्रिप्ट को ढूंढ लूँगा। जिस खाने को आप पसंद करते हैं और जिस खाने को आप पसंद नहीं करते, इन दोनों की पिक्चर अलग है। अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि थिंक ऑफ ए रैट, एक चूहे के बारे में सोचिए और एक हाथी के बारे में सोचिए, तो आप इन दोनों पिक्चर को एक साथ भी देखेंगे तो एक बड़ी दिखाई देगी, एक छोटी दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपको लगेगा एक दाईं तरफ दिखाई दे रही है, एक बाईं तरफ दिखाई दे रही है। हाँ, इज दैट राइट?
यानी कि आपके ब्रेन के पास जैसे ही मैं बोलता जाऊंगा सडनली आपका ब्रेन उन इमेजेस को उठा उठा के मैं देगा। अगर मैं कहूँ नरेंद्र मोदी तो अब आपको उनकी पिक्चर दिखाई दे रही है, वो मेरे नरेंद्र मोदी से अलग हो सकती है। लेकिन मैं कहूँ अमिताभ बच्चन तो हो सकता है कि आपको दीवार वाला दिखाई दे रहा हो, पर मुझे केबीसी का दिखाई दे रहा हो। गोट माई पॉइंट। तो इमीडिएटली आपका माइंड जैसे जैसे मैं अपनी लैंग्वेज को बोलता जाऊँगा, आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग पड़ी है मैं उस प्रोग्रामिंग को कभी भी पढ़ सकता हूँ। सो सर, इससे ये है कि अगर आप बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, मैं कह रहा हूँ स्टोरेज है, तो ये कितना बड़ा स्टोरेज है सर? और आज जो भारत के महान शिक्षक हैं या गणितज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, कितना परसेंट वो उस टीबी को भर पाते होंगे नॉलेज के लिए, और वो पिक्चर्स को तुरंत रिलेट कैसे कर लेता है? जैसे हम सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे थे मैं उसको सोच रहा हूँ, तो कैलकुलेशन कितना फास्ट है? देखिए, आप शायद आप यूँ समझिए कि कितना फास्ट आपका माइंड और आपकी बॉडी काम करती है। आपके साथ एक घटना घटती है जो मैं आपको बताता हूँ। आप सोने ही वाले हो रहे होते हैं कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। दरवाजे की आवाज़ आपके कानों में आई थी, कानों से वो माइंड में गई थी। माइंड ने उस आवाज़ को एकदम से खतरा माना था। इमीडिएटली आपके उस खतरे ने आपकी बॉडी में एक खतरे वाला कोर्टिसोल निकाला था। वो कोर्टिसोल आपकी बॉडी में गया था और आपकी बॉडी ने रिएक्ट करी थी। हाँ, तुरंत ऐसे। लेकिन आप याद रखिएगा, अभी दरवाज़ा पूरा भी बंद नहीं हुआ था कि आप एकदम से उछल पड़े थे। इतना फास्ट है, योर ब्रेन लर्न्स वेरी फास्ट। अगर आपको गुस्सा आया है, अगर आपके पास कोई फोबिया, डर पड़ा हुआ है, आप कभी इसके लिए कोचिंग में नहीं गए कि भाई गुरुजी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा तो मुझे गुस्सा दिलवाओ, या इसकी कोचिंग होती है। आपने उसे बहुत तेज़ से परसीव कर लिया। हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव इस तरह के पैटर्न हैं उन्हें हम बड़ी तेज़ से पैदा कर लेते हैं। हमारा माइंड एक बाग की तरह है। ये टीचर्स को समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी। बाग में अगर आप देखें चंदन भाई कि एक पौधे को उगाने के लिए हमें माली के साथ कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक झाड़ झंकाड़ को पैदा होने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल इसी तरह से हमारे ब्रेन की सेल्स भी हैं। ये इमीडिएटली जो भी हमारे लिए नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं उनको शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट मान लेती हैं। उनकी एक पॉजिटिव एक इरादा होता है सकारात्मक कि भाई ये खतरनाक हो सकते हैं तो इसको मैं याद ज़्यादा कर लेता हूँ। लेकिन अच्छे विचारों को पैदा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि लाइफ एज सच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। ये जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा। आपको खूबसूरत विचारों को इम्प्लांट करना होगा, उन इमेजेस को इम्प्लांट करना होगा, अपने गोल्स की छवियों को, अपने लक्ष्य की छवियों को अपने अंदर बैठाना होगा, खूबसूरत आवाज़ों को अपने कानों के पीछे जो टेम्पोरल लोब होती है इनमें बैठाना होगा। अच्छी इमेजेस को अपने माथे के सामने पीछे जो टेम्पोरल आपकी फ्रंटल लोब है वहाँ पर बैठाना होगा। नहीं तो आपकी थर्ड जो यहाँ का चक्रा है वो आपका एक तरह से नॉन सेंसिटाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और आप फिर उसी तरह की लाइफ जिएंगे कि जो आपको नहीं चाहिए थी। इसलिए याद रखिएगा, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में, उसका जो बीज है वो आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें अगर समझनी हो तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली है आपकी इमेजेस। याद रखिएगा, उन चीज़ों के साथ ही आप पहचान बनाते हैं जो इमेजेस आपके पास पड़ी हैं। अगर मैं कहूँ कि थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, अब आप उनकी इमेजेस को बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। थिंक ऑफ योर फैमिली, तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक स्पेशल आपकी फीलिंग है, उनके लिए ही आप कमाते हैं, उनके लिए ही आप ओवर टाइम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगी जिंग फिंग टिंग कोई आदमी है, आप कहते पिक्चर ही नहीं बनी, तो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, अगर आपके माइंड के अंदर ये इमेजेस, आपके लक्ष्यों की इमेजेस, आपकी सेहत की इमेजेस, आपके परिवार की इमेजेस, आपकी ग्रोथ की इमेजेस, आपकी पढ़ाई की इमेजेस, बच्चों के लिए उनके होमवर्क की इमेजेस अगर ब्राइट कर दें हम लोग NLP के द्वारा, तो ना तो वो टीवी देखने जाएंगे, ना ही वो मॉल में जाके बैठेंगे। पर हुआ क्या कि हमने पढ़ाई की इमेजेस गायब हैं, हेल्थ की इमेजेस गायब है, रिश्तों की इमेजेस गायब हैं, और हमारे पास इमेजेस हैं हीरो हीरोइंस की, और इसीलिए हम उनको अंधेरे में बैठकर 2.5 घंटे तक उनकी मूवी देख लेते हैं। हम अपने आप को लाइक ही नहीं करते जितना हम उनको लाइक करते हैं। इसका मतलब है हमारे माइंड के अंदर हमारी खुद की इमेज ही नहीं है। और जब मेरी खुद की इमेज नहीं है तो मैं कौन सा गोल बनाऊंगा अपने लिए? अगर मेरी खुद की इमेज नहीं, चंदन भाई समझने की कोशिश करिएगा, मैं दिल से दर्द के साथ बोल रहा हूँ, अगर मेरी इमेज ही मेरे पास खूबसूरत नहीं है तो मैं उस इमेज के लिए करूँगा क्या? बिल्कुल सर।
ना तो मैं अपने लिए पैसे खर्च करूंगा, सही खाना नहीं खाऊंगा, सही रिश्तों को डेवलप नहीं करूंगा, सही आदमी को अट्रैक्ट नहीं करूंगा। मैं कौन से आदमी को अट्रैक्ट करूंगा? जो उस इमेज के साथ अपना रिश्ता बना सके। अगर वही बेकार है तो मैं बेकार के गोल्स के साथ ही तो जुड़ूंगा, बेकार के लक्ष्यों से ही तो जुड़ूंगा। तो अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं बच्चों का, तो उनकी खुद की सेल्फ इमेज को, उनकी खुद की स्वयं की जो छवियां हैं उनको बेहतर करिए। ये सबसे बड़ा काम है। एनएलपी का सबसे बड़ा काम ही यह है कि आप अपनी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जिस छवि की आपको ज़रूरत है अपनी, उसी को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हम। तो सर इसका मतलब ये है कि आज जो लोग, जैसे कभी कभी हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो सारे ऑप्शंस बुरे वाले होते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छे वाले होते हैं, क्योंकि Yes. वो इमेजेस हैं वैसे। यस। ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, हाँ। तो एक बहुत बुरा इंसान भी अच्छा हो सकता है अगर उसके इमेज को चेंज कर दिया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल 100%। एंड इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट ओनली पॉसिबल, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आपको मैं आज एक टेक्निक बता रहा हूँ, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को भी, और आपको भी बता रहा हूँ। छोटा सा काम करके देखिएगा। एक खाना है, एक फूड है जिसके आप दीवाने हो सकते हैं, और वो बेकार का हो सकता है। मान लेते हैं वो बर्गर है, वो पिज़्ज़ा है, ठीक है ना। आपके बच्चों को हो सकता है कि भाई अब मजबूर हो गए, खाना भी खिलाना है, और उनकी आंतें जाम होएंगी उससे। उसमें जो एजिनोमोटो पड़ा है वो उनकी ब्रेन सेल को कमज़ोर करता है, ये वो खुद ही लिखते हैं, और आप चाहते हैं कि इसे छोड़ दें। आप एक गेम करके देखिएगा। आप एक ऐसे खाने के बारे में सोचिए जिसे आप नहीं खा पा सकते, और इन दोनों को सिर्फ आप कुछ नहीं करेंगे, 15 मिनट के लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाइए कि आपके पास 2 खाने हैं इस टाइम, 2 फूड्स हैं। एक वो जिनको आप खाते हैं, जिसके दीवाने हैं, पर वो आपको नुकसान दे रहा है, आइसक्रीम हो सकती है, ठीक है ना। और एक वो खाना जिसको आप नहीं खा सकते, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं मैं नॉन वेज नहीं खा सकता किसी भी तरह से, मैं सोच भी नहीं सकता, तो उसकी इमेज भी बना के देखो। आप सडनली पाएंगे इन दोनों की इमेज अलग है। आप कुछ ना करें, आप 20 मिनट का एक काम कर लें, शांत बैठकर बगैर हिले हुए, ये जो इमेज आपकी खाने की है जिसके आप दीवाने हैं, इस इमेज को सरकाते हुए वहाँ पर ले जाएं जहाँ पर आपको उस खाने की इमेज पड़ी हुई है जिसको आप लाइक नहीं करते, और 15 मिनट तक बार बार वहीं चिपकाते रहें, और उसमें वही क्वालिटी डाल दें, वही लोकेशन डाल दें, और इमेजिन करें कि फेविकॉल से चिपका दी। आप 20 मिनट के बाद देखेगा इस खाने में आपको वही बदबू आएगी या खुशबू आएगी जो उस खाने में, और सडनली आपको 20 मिनट के अंदर, नहीं तो आपसे कोई कहेगा कि विल पावर लगाओ, ये करो और ये करो और ये, कुछ भी ना करो यार, माइंड में जाओ ना। बीज माइंड में पड़ा है, तुम पत्तों को कब तक ठीक करोगे किसी पेड़ के? उसका बीज बदल दो ना, बीज यहाँ पर पड़ा, उसकी इमेज को हटा दो ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा गलत जगहों पर मेरे रिश्ते जुड़ जाते हैं, मैं बार बार लव में पड़ जाता हूँ, मेरी परिवार खराब है, तो उस चेहरे को जिसके आप दीवाने हो गए हैं और आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, उस चेहरे को वहाँ ले जाओ ना जहाँ पर आपके वे चेहरे पड़े हैं जिनको आप लाइक नहीं करें। तो कई बार मैं लोगों को विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द वो जो हीरो हीरोइन है जो बड़े ख़राब से लगते हैं, जीवन है या ललिता पंवार है, तो मैं कहता हूँ यार इस चेहरे को वहाँ ले जाना, तो वहाँ जाके इसे चिपका दे, सोच के इस चेहरे को। तो और वो कहता है कि मेरी तो फीलिंग ही खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो क्रेविंग है, आपकी जो बेचैनी है किसी चीज़ से, वो सिर्फ आपके माइंड से ही तो आ रही है। बॉडी को तो आप विक्टिम बना रहे हो, आपका शरीर तो सिर्फ पीड़ित भाव में जीता है। गेम तो सारा माइंड खेल रहा है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अगर वो बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता है तो माइंड के ऊपर काम करे। ओके, सो ये समझ में आया कि आपका जो दिमाग है वो आपका घर है। आप जो रख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वैसे ही आप खुद को मैनेज करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अच्छा, आज की यूथ सर ना बड़ा रिएक्टिव हो गई है, बहुत जजमेंटल हो गई है। दोनों चीज़ें हुई हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जजमेंट किसी को भी लेके। मैं भी आजकल देख रहा हूँ कि लोग ना आजकल बड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। उनके पास उनका फ़ोन है तो बिल्कुल अकेले वो मस्त हैं। सो ये जो मायावी दुनिया है जो कैद कर रहा है सोशल मीडिया यूथ को, यही यूथ सर कल को पहलवान हुआ, पहले के पहलवान हुआ करते थे, आर्मी में जाया करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कोच हो गए। आप हैं, आप आज के नहीं है ना, लेकिन आज का कोई आगे कोच होगा कैसे पता। सर इन बच्चों के लिए क्या टेक्निक है, ये कैसे अपने करें, क्योंकि ये तो बंध गए हैं उस मायावी दुनिया में, सोशल मीडिया में। सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हम जी रहे हैं। बिल्कुल। जहां पर हम सोशल लोग थे, हम हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, हम मिलना जुलना करते थे,
हम त्योहार मनाया करते थे, शादियाँ 3-3, 4-4, 5-5 दिन की हुआ करती थी। हाँ। होली दिवाली पर 1-1 महीने तक फंक्शन चला करते थे, ठीक है ना। एक शादी पूरे गांव का एक फंक्शन हुआ करती थी, वो सब समाप्त हो गए हैं। अब हम अकेले में जी रहे हैं, एक मोबाइल के साथ, एक डब्बे के साथ। याद रखिएगा, आज हमारा यूथ पूरी तरह से उन इमोशन या उन न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स हमारी बॉडी में निकलते हैं खुशी के, वो बर्बाद हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे ब्रेन को जीने के लिए केमिकल चाहिए, जिनका नाम है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन या एंडोर्फिन्स, ये सब कम हो गए हैं। अब इनकी दवाइयाँ आने लगी हैं। डिप्रेशन क्या है? आप कह रहे हैं कि हमारे समाज में डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। जब आपके अंदर ना तो खेलने की इच्छा बची है, ना अपने लोगों के साथ बैठने की इच्छा बची है, ना बात कर रहे हैं तो आपका ऑक्सीटोसिन समाप्त हो गया है। आप बड़े गोल्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको कैद कर लिया गया है एक डब्बे के द्वारा। तो आपका डोपामिन नहीं निकलेगा। डोपामिन ही तो खिलाया जाता है जिस लोगों को डिप्रेशन होता है, और उन्हें एक मायावी केमिकल दिया जाता है कि तुम यूफोरिया में रहो, एक ऐसी स्थिति में रहो कि मानो सब कुछ ठीक है, और थोड़े दिन बाद आपके ब्रेन की वो सारी ताकत मर जाती है शरीर की कि वो अपना नेचुरल बनाए। आपको मैं बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर हमारे समाज के अंदर बदलाव नहीं आएगा, या और इनमें मैं ये मानता हूँ कि हमारे यूथ की कोई प्रॉब्लम गड़बड़ नहीं है। याद रखिएगा, उन्हें तो पता भी नहीं चला कि वो कब प्रोग्राम हो गए हैं। मैं कभी भी उनको दोष नहीं देता हूँ। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों की काउंसलिंग करानी है। मैंने कहा कर दूंगा। उन्होंने कहा बच्चे को कब लाना है? मैंने कहा उस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। उसकी लाइफ में 2 विलन है, उसका नाम एक का माँ है और एक का बाप है। उनकी होगी अगर आपको करनी है। पर वो कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक है। मैंने कहा यही आपकी सबसे बड़ी एक तरह से अज्ञान है, और इस अज्ञानता के कारण आप अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। कौन से बच्चे ने पैदा होते हुए अपनी मम्मी पापा से कहा कि 52 इंची का टीवी लाओगे तभी मैं पैदा होऊंगा? बिल्कुल सर। किसने कहा है आपको कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर एक नौकरी ले ली है? किसने मना किया है कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और हमारी वो कहानियाँ पढ़ें जो हम छोड़ आए हैं पंचतंत्र की? एक कहानी एक भी पेरेंट्स के पास नहीं है। बच्चे कई बार वो कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैंने कहा मैडम आपके पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सही बात तो ये है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तुम्हारे रूल हैं, उनसे तुम्हें एक आईटी की नौकरी मिल गई है जिससे आपने 2-4 लाख रुपए मिलते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास स्टाइल है। आपकी एक नकली सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आप पार्टी करते हैं। आपके जो बेसिक रिलेशनशिप हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हैं। उनके रोल मॉडल वही बनेंगे जो अब मायावी दुनिया के लोग हैं। आपके बच्चों के कमरे में याद रखिएगा, या तो आपका फ़ोटो टंगेगा या सलमान खान का बगैर शर्ट के। ये आपको तय करना होगा। और बच्चों ने कब कहा कि वो उनको दादा दादी के साथ नहीं रहना है? वो रहना चाहते हैं। वो रहना चाहते हैं। उनके फीलिंग से पूछिए आप। आज वो कार्टून देख रहे हैं, आज वो अच्छा छोटे बच्चे भी सोशल नहीं हो पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया हो चुके हैं। हाँ, गजब का प्रोग्राम। मतलब मुझे लगता है सही कोच ने प्रोग्राम नहीं किया ये, और जो नए नए कोच आए हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने अपने लेवल पे प्रोग्राम कर दिया। बिल्कुल सर, मैं अग्री करता हूँ माँ बाप कि आज मुझे याद है 12वीं में जब पहली बार मुझे स्मार्टफोन मिला छोटा सा, तो बहुत बड़ा टास्क था। साइकिल लेने के लिए भी टास्क था। दादाजी 1 रुपये देते थे, लेकिन पूरा खेत का काम करवाने के बाद। तो गजब का सिस्टम उनका था। हमने हमारे गांव देहात में पूरा परिवार हमारा एनएलपी कोच था। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आज हमने अपने ही हाथों से हत्या कर दिया, विचारों का कर दिया, संवादों का कर दिया। ठीक है, एक छोटा इंसिडेंट है सर। एक टीचर थे, उन्होंने कहा जब मैंने सुना मेरे दादाजी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि मेरे एक दुर्लभ भरी लाइब्रेरी, जहाँ दुर्लभ भरी किताबें हैं, उस लाइब्रेरी में किसी ने आग लगा दी हो। तो सर आप इस इंसिडेंट को कैसे, मतलब अगर मान लो बच्चे हैं, अब माँ बाप चलो गलती कर दिए, अब क्या, कैसे बच्चे को थोड़ा सा यू टर्न करके लेके आए और थोड़ा एक्टिव करें? देखिए, उस बच्चे को जब तक इस चीज़ का आभास नहीं होगा कि वो गलत रास्ते पर है, किसी को भी, बच्चे को छोड़िए, अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ और मुझे इसका आभास भी नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, तो मैं कभी तब तक किसी की सलाह नहीं लूँगा। ये पहला रूल है ह्यूमन नेचर का। जब तक मैं ये मान रहा हूँ कि ये ठीक है, मेरे लिए यही रास्ता है, तो मैं दूसरे की नहीं मानूंगा। याद रखिएगा, जब तक बच्चों को या यूथ को समझ में नहीं आएगा कि वो एक गलत रास्ते पर हैं, वो कभी बदलाव नहीं करेंगे। नंबर 1।
गलत रास्ते पर आने के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि वो गलत रास्ते पर हैं और इस रास्ते पर अगर वो रहेंगे और उन्हें अपने आने वाले दर्द का आभास होगा, तो ये दर्द बेसिकली बदलाव करता है। हमारे न्यूरॉन यानी कि हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, उनका एक नेचर होती है, वो हमेशा किसी भी दर्द से अपने आप को बचाना चाहती हैं। अगर आप किसी भी यहाँ पर कोई जरा सा भी कोई खतरा आ जाए, आपकी ब्रेन एकदम से बॉडी को हिला देता है। तो जब मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि सिर्फ तुम मुझे ये बताओ कि जो भी तुम कर रहे हो और तुम बदलना चाहते हो और तुम कह रहे हो मैं बदल नहीं सकता, तुम शराब पीते हो, तुम गुटखा खाते हो, तुम ओवर ईटिंग करते हो, तुम मोबाइल देखते हो, तुम रिश्तों में आग लगा रखी है तुमने, मुझे ये बताओ कि अगर ये चीज़ ऐसी चलती रही तो आने वाला दर्द क्या होगा आपकी लाइफ में। अगर आपके जीवन में दर्द ही नहीं है और आप उस दर्द को नहीं देख पा रहे हैं तो कभी आप बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई भी दर्द आपकी लाइफ में आ जाएगा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, वो कहानी बहुत मेरे दिल के पास है। मैं बहुत सारे लोगों को अपने पार्टिसिपेंट को सुनाता हूँ। एक आदमी ने लिखा, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि मैं 38 सालों से सिगरेट पी रहा था। मैं हज़ारों बार, मुझे डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट छोड़ दो, मेरे घर के भी लोग कहते थे, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ उसी ब्रांड को पीता रहा। एक दिन की बात है कि मैं खाना खाकर अपने स्टडी रूम में बैठा था अपने घर में कि मेरी 8 साल की बेटी या 9 साल की बेटी स्कूल से आई। उसने बैग एक तरफ फेंका भी, उसने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, उसने धड़ाम से मेरा कमरे का गेट खोला। उस समय मैं अपनी सिगरेट पी रहा था। उसने मेरे हाथ से सिगरेट ली और दूर फेंकी और बोली, आज से आप सिगरेट नहीं पियेंगे डैड। वो आदमी कहता है कि मुझे गुस्सा आया, मैं चिल्लाया। सब लोग यही कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीऊँगा। आपको ये कैसे हक मिला है कि मेरे हाथ से सिगरेट छीन कर आप दूर फेंको? क्या सीखा है तुमने स्कूल से? और उसने कहा कि मैंने चिल्लाते हुए अपनी बेटी से कहा कि बोलो क्यों नहीं पीऊँगा सिगरेट। उसने कहा कि मेरी बेटी ने मेरी आंखों में आंखें डाली, वो उसी तरह से तटस्थ भाव में रही, बगैर किसी डर के, और बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस दिन मेरी शादी हो आप भी मेरी शादी को अटेंड करें, मुझे आपके बगैर शादी करना अच्छा नहीं लगेगा। और आज मेरी क्लास टीचर ने बताया है कि जो सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर सकते हैं। उस आदमी ने लिखा कि एक पल के अंदर मेरी दुनिया बदल गई। सिगरेट से आने वाले फ़ायदे बोगस लगने लगे, नकली लगने लगे, और सिगरेट से आने वाला नुकसान मैं देख रहा था कि इस बच्ची को तो शायद ये भी नहीं पता शादी का मीनिंग क्या होता है, पर मैं देख रहा था 10, 15, 20 साल बाद मैं वहाँ नहीं हूँ और मेरी बेटी पे क्या गुजर रही है। उसने कहा कि एकदम से मेरा जो दर्द था उसका भाव जो इतना बना कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर से मानो विष निकल गया हो इसे पीने का। अगले उसी पल में खड़ा हुआ, मैंने अपने सभी सिगरेट के पैकेट को तोड़ा। वो लड़की कहकर चली गई मेरी बेटी है, लेकिन मैं सोचता रहा कि ये क्या बात होगी, क्या फ्यूचर मुझे दिखा के गई। अगले दिन की बात है कि वो लोग सिगरेट लेकर मेरे सामने बैठे थे जिनके साथ मैं सिगरेट पिया करता था। एक फ्रेंड ने मेरी तरफ पैकेट बढ़ाया, ये वही पैकेट था जिसे मैं 38 सालों से एंजॉय कर रहा था। ये वही दोस्त थे जिनके साथ मैं एंजॉय किया करता था। लेकिन आज इस पैकेट के सामने मेरी बेटी मुझे दिखाई दे रही थी, जो कह रही थी, डैड मेरी शादी को ज़रूर अटेंड करना। वो पिक्चर चेंज हो गया। ये पिक्चर चेंज हो गई। जब आपके पास पिक्चर चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपके बिहेवियर में कभी कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं तुम्हें टेम्पटेशन होएगी, तुम्हें विड्रॉल सिम्टम, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों का विड्रॉल आते हैं जो डीएनए में गहरी चली जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ों का डीएनए में कोई प्रभाव नहीं है। आप किसी भी पेन को देख सकते हैं। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि अगर ये हालत तुमने बना रखी है अपने मोटापे की, अभी से तुमने ये डिजीज़ पाल ली है, तुम्हारी उम्र क्या है और ये बीमारियाँ पाल ली है। और मैं धीरे से कहता हूँ कितने बच्चे हैं, बच्चों के नाम क्या हैं, और जैसे ही न बच्चों के नाम बताते हैं मैं उनका नाम लेके कहता हूँ तुम नहीं होगे तो उस पर क्या बीतेगी। और यही पल होता है, वो कहता है तुमने मेरा सारा जीवन बदल दिया आज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे वर्ड में तो वो बहुत सारे जनरलाइज्ड हो गए, सामान्यकरण हो गया। लेकिन जब मैं उस बच्चे का नाम उसके बच्चे का नाम लेता हूँ और मैं धीरे से कहता हूँ कि मुझे माफ़ करना इस मोमेंट में, और अगर तुझे गुस्सा मेरे पे आ रहा तो इस गुस्से को कर लेना, मुझे भले ही गाली दे लेना, लेकिन याद रखना ये दुनिया भेड़िया बन जाती है जो आदमी कमज़ोर होता है। तुम्हारे बगैर तुम्हारे बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और ये दुनिया भेड़िया बन जाएगी। वरना ये दुनिया बहुत ही कंट्रोल में रहती है। अगर तुम में पावर है तो अपने बच्चों के लिए करना। जिनके पास पेरेंट्स नहीं है पूछो उनसे। सर बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ भी होता है, ये तो मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो क्या जेनेटिक को भी प्रोग्राम किया जा सकता है? अभी आपको यहाँ पर आपने इतना बड़ा सवाल किया, शायद ये किसी ने मैनिफेस्ट किया है सवाल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेनेटिक सिर्फ हमारा एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन जेनेटिक का है, वो 0.1% 2% है कि आपके बाल कैसे होंगे, आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी शक्ल दादा से, मामा से, मम्मी से, पापा से मिलेगी, चाचा से मिलेगी, लाइक दिस, ये जेनेटिक है। लेकिन इसके बाद जितना भी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है जो इस दुनिया में है, किसी भी अगर आप पैदा स्वस्थ हुए हैं
तो इसका मतलब है उस समय स्वस्थ आप जीन के साथ पैदा हुए हैं और आप 35 साल की उम्र में किसी मोटापे को या किसी बीमारी को ले रहे हैं, तो याद रखिएगा इसे भले ही डॉक्टर जेनेटिक कहे, लेकिन अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक नई साइंस आई है, उसका नाम है इपीजेनेटिक्स। ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने 1970 में ये प्रूव कर दिया है कि हर थॉट के साथ आपकी जीन का एक्सप्रेशन बदलता है। चंदन जी समझ के देखिएगा, वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड नहीं बदलेगा, वह वाइट बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वाइट बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है इसे आप हर बार बदल सकते हैं। यानी कि आप जीन नहीं बदलेंगे, आप जीन के एक्सप्रेशन को बदलेंगे। एक कागज़ है, उस कागज़ पर यह भी लिखा जा सकता है, आदरणीय मैं आपको अपने घर में स्वागत करता हूँ और शादी है, और उस पर यह भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर एक मौत हुई है, आपका यहाँ आना जरूरी है। तो दोनों में आपकी फीलिंग बदल रही है। जेनेटिक एक्सप्रेशन उस कागज़ की तरह है जिसके ऊपर कुछ लिखा है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जीन के ऊपर अपने अच्छे विचारों से, विचारों की इंटेंशन और इंटेंसिटी, तीव्रता और इरादे से, विचारों की तीव्रता से आप अपने जीन को हर पल बदलते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब है यू आर द प्लेसिबो, अभी लेटेस्ट आई है, लेटेस्ट तो नहीं काफ़ी दिन से हो गए, मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि क्या आप जानते हैं कि इपीजेनेटिक्स ने ये तय कर दिया, और ये मेडिकल साइंस जानती है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, कि हर थॉट के साथ, हर विचार के साथ, अब तक वो ये कहते थे कि बॉडी अलग है, विचार अलग है, ये ठीक है ना, ये बॉडी अलग है, ये विचार अलग है, अब तक ये सोचा गया था। जबकि हमारी पद्धति ये कहती है कि विचार ही सारे की सारी आपकी बीमारियों का कारण है। फिर आती है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कहता है नहीं, बॉडी अलग है, विचार अलग है। रेने डिकार्टे नाम का एक फिलोसफर हुआ है, उसने सारा कुछ खराब किया है, ठीक है ना। उसने कहा है कि बॉडी को, बीमारी बॉडी को सौंप देते हैं और माइंड को ऐसा करते हैं, इसे स्पिरिचुअलिटी को सौंप देते हैं, ये दोनों एक नहीं है। ये उसने बहुत गलत एक तरह से चीज़ें बताई थी। रेने डिकार्टिक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, लेकिन लोग आज उसे कोसते हैं, जो भी अच्छे थिंकर हैं। तो याद रखिएगा, आपका माइंड बेसिकली यही सब कुछ कर रहा है आपकी बॉडी में। आपके माइंड में इस समय अगर डर का वातावरण चल रहा है और वो डर मान लेते महीनों तक चल रहा है, तो याद रखिएगा ये डर के इंस्क्रिप्शन से, डर के पैटर्निंग या डर के एक्सप्रेशन आपके जीन पर चले गए हैं। अब ये जीन आपकी सेल को डराती रहेगी, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो आत्मा है वो जीन है, सेल की आत्मा है डीएनए। डीएनए इस प्रोग्रामिंग को जीन को दे देता है, जीन इसे परमानेंट कर लेता है। तो याद रखिएगा, आप अच्छी बातें करिए, जब भी आपके घर में फंक्शन हो वहाँ पर जाइए। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने गाँव में जाया करो, जहाँ पर आप पैदा हुए, जहाँ पर आप बचपन में खेले हो, उन जगहों पर जाया करो, आप बीमारी से ठीक हो जाओगे। ये इसको एंकरिंग कहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक वॉर वेटरन की कहानी है, ये रियल है, ठीक है ना। उसका नाम भी मोराटिस नाम है शायद, साइंस ऑफ इमोशन का एक चैप्टर शुरू यहीं से होता है। उस डॉक्टर, वो वार वेटरन था, यानी कि वो एक आर्मी का आदमी था, 50-55 के उम्र में वो था। तो उसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें लंग्स के कैंसर हो गया है और तुम्हारी उम्र जो है 18 महीने है। एक ने उसको 22 महीने या 24 महीने बताई, एक ने 9 महीने बताई, यानी कि 24 महीने उसकी लास्ट थी। वो अमेरिका में रहता था। उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, तो अपने गाँव में जाकर मरना चाहता हूँ। उसका गाँव कहीं दूसरे देश में था। उसने कहा मैं अपने गाँव में जाकर ही दफनाया जाना चाहता हूँ। उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। उसने अपने बेटे से कहा कि भाई ये भी जो भी यहाँ पर मेरा मकान है, कैलिफोर्निया की बात है, ये तू रख ले। वो अपने गांव में गया, गांव के लोगों ने उसको स्वागत किया उसी तरह से। वही गांव की गलियां थी, वही गांव के तालाब थे, उन्होंने पार्टी करी, वही गांव के गीत थे। सावन के गीत तो अभी भी गांव कहीं सुन जाते हैं, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। जब आप गांव के गीत या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे एक इतिहास, हिस्ट्री, एक फीलिंग छुपी हुई है। वही फीलिंग उसको आई, वही फीलिंग हाँ, उसको फीलिंग आई। हाँ। आपको यकीन नहीं आएगा कि वो उन्हीं दोस्तों के बीच में रहा और उसे करीब 20 से 25 साल बाद याद आया तो यहाँ मरने आया था। उसका कैंसर ठीक हो चुका था। सर, स्मेल भी फीलिंग होती है। मैंने मतलब मुंबई में जब बचपन में जा रहा था तो वहाँ, कहना नहीं चाहिए, गटर का जो बदबू होता है वो मेरे फादर के स्ट्रगल से कनेक्ट था। तो अब जब भी वो कहीं में जाता हूँ और वो सुगंध आती है, हाँ, वो तुरंत वही पिक्चर क्लिक होता है, वही आ जाती है। इसको हम एंकरिंग कहते हैं, ट्रिगरिंग कहते हैं। ये पेवलोव का सिद्धांत है। जब भी आप किसी स्टेट में, जहाँ पर भी आप किसी भी स्टेट की पीक पर गए हैं, मानसिक दशा की जब भी आप उच्चतम बिंदु पर गए हैं, उस समय आपने कुछ सूंघ लिया, देख लिया, बस आप उसी के साथ ट्रिगर हो गए, वही फीलिंग आएगी। तो आप जब गांव में, जहाँ पर आप खेला करते थे, कूदा करते थे, हंसा करते थे, वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी एकदम से बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो बदल जाएंगे। मैं उस आदमी की कहानी बता रहा था ना
उस आदमी ने फिर 20 साल बाद उसको याद आया तो यहाँ मरने आया था, उसने सोचा कि मैं लंग्स को दिखा लेता हूँ, वो वापस आया अमेरिका, तो पता चला एक भी डॉक्टर जिंदा नहीं है जो उन्होंने बताया था जिनको। अरे बाप रे। याद रखिएगा, इवन ये मेरी अपनी कहानी है। मैं जब भी बीमार बहुत हुआ करता था, मेरी कहानी भी बीमारी से शुरू हुई, इसलिए मेरी लाइफ में एनएलपी आई, क्योंकि मैंने अपनी बीमारियों को हील किया है। मैंने अपने एलोपेशिया को, पाल के गिरना, पेप्टिक अल्सर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइग्रेन को इसी से ठीक किया। तो जब मैं बीमार हुआ करता तो मेरी मदर कहा करती, तू एक दिन के लिए गाँव में आ जा। और मैं कभी गाँव चला जाता तो वहाँ जैसे ही उस तिराहे पर खड़े होकर हंसते थे, उसके जोक चल रहे हैं, उसके बातें चल रही है। रात को चांदनी रात आ गई तो लोग बातें कर रहे हैं, किसी के 12 पर शोर मच रहा है, किसी के ईंख में जाना पड़ रहा है, तो एक दरवाजे लेके ऐसा लगता था त्योहार चल रहा हो पूरे गांव में। अब वहाँ पर भी आप मोबाइल पहुँच चुका, IPL पहुँच चुका, तो वहाँ पर भी लोग अपने घरों में बंद हो चुके हैं। फोन में लगे अब वहाँ पर सड़क खाली गलियाँ दिखाई देती हैं। कई बार मैं फ़ोटो खींच कर डालता हूँ तो दिखाई देता है एक भी आदमी पूरी गली में नहीं है। कई बार लोग कहते हैं सर आप गांव में आदमी नहीं है क्या? मैंने कहा कुछ शहर चले आए और कुछ अपने मोबाइल के साथ अपने घरों में बैठे हैं। दिल गांव का कह सकते हैं दहन और हत्या हो चुका है। गांव से दिल गायब है, स्ट्रक्चर भाग केवल रह गया है। सर एक मेरा सवाल, जैसे मैं कभी फैमिली के साथ घूमने जाता हूँ, लोगों के साथ घूमने जाता हूँ, लेकिन जो मज़ा दोस्तों के साथ आते हैं सर, जो बचपन के दोस्त हैं, वो एक ऐसा मज़ा कि आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर कर देता है। वो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों के साथ आप एक पर्टिकुलर मानसिक दशा में रहते हैं, उसका नाम है स्टेट ऑफ फ्रेंडलीनेस। यानी कि आप खुद के साथ ही एक मित्रता का भाव आपके अंदर आता है। आपके ऑर्गन एक मित्रता के भाव में जीते हैं। आपकी किडनी, लीवर, आपकी ग्लैंड्स, याद रखिएगा ये जीवित होते हैं, ये सिर्फ ग्लैंड, ये ऑर्गन नहीं है, इनकी अपनी एक मेमोरी है। अच्छा, हर एक सबकी, हर पार्ट इनकी सबकी मेमोरी है। आपके थॉट के साथ आपने एक बर्गर को सोचा, अगर आप बर्गर के शौकीन हैं, मुंह में पानी आ जाएगा। सोचते ही आपकी ग्लैंड्स एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी। हर थॉट के साथ आपकी ग्रंथियाँ, जिसको आप एनर्जी चक्रास कहते हैं, ये एक्टिवेट होती हैं हर वक्त। अगर आप किसी आदमी के बारे में सोचें कि उसने जो आपका नुकसान करा तो गुस्सा आ जाएगा, एकदम से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा, एकदम से बदल जाएगा। अगर आप किसी के प्रति फैंटेसी रखते हैं, प्यार वाली, रोमांस वाली, तो आपकी बॉडी के अंग एकदम से उसी तरह से एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ग्लैंड्स के अंदर एक हमेशा आपके भावों को वो पढ़ती है। ऐसे ही आपकी किडनी पढ़ती है, ऐसे ही आपका हार्ट पढ़ता है, ऐसे ही आपके लंग्स पढ़ते हैं। तो जब दोस्तों के साथ रहते हैं, तो जब दोस्ती आपकी हुई थी उस समय आप एक पीक पर गए थे। जैसे आपने गटर की खुशबू की बात करी, तो एक पीक पर गए थे। उस समय आपकी बॉडी के पार्ट्स एक खूबसूरत मोमेंट में जी रहे थे, मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ मिला है, मेरा कुछ गया नहीं, मैं थका नहीं, मुझे कुछ मिला है। इज दैट राइट? तो जैसे ही वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आप इमीडिएटली उसी फीलिंग को ट्रिगर हो जाती है पूरी बॉडी, और वो एंजॉय करती है। एंजॉय कैसे करेगी आपकी बॉडी? वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पर जाकर अपनी एनर्जी को एंजॉय करती है, अपनी सारी वाइब्रेशन को एंजॉय करती है, प्लस उन पॉजिटिव केमिकल्स को निकालती है जो आपकी खुशी के थे। तो स्टेट ऑफ फ्रेंडलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंडलीनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, मित्रता की जो मानसिक दशा है वो ये नहीं कि वो दूसरों के प्रति है, वो पहले खुद के प्रति है। पहली बार आप अपने आप को लगता है दोस्तों के बीच में बैठकर कि मैं खुद के साथ एक मित्र भाव में जी रहा हूँ। खुद के साथ ही तो मित्र भाव खत्म हो गया हमारा। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ लोग लास्ट स्टेज पे हैं, उनको लगता है यार अब ना सुसाइड कर लेना चाहिए, क्विट कर लेना चाहिए, थक गया हूँ, हार गया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उस स्टेट ऑफ माइंड या उस करंट पोजीशन से अगर आप 5 मिनट कहीं हट जाते हो या विचारों को बदल जाते हो तो शायद वो घटना जो बड़ी होने वाली है वो नहीं होती है। क्या ये सही है? और सही है तो काम कैसे करती है? देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी लोग सुसाइड करने की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं NLP की ही आपको एक वो बताता हूँ, लिमिटेशन या सीमाएं या तरीका। जब भी हम अपने जीवन में अपने भविष्य को खो देते हैं, एक वर्ड आता है भविष्य, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। ये हिंदी का शब्द बहुत प्यारा है। इसका मतलब होता है भव ईस्ट। भव मीन्स घटित करना या घटित होना। भव मीन्स घटित होना। भव भवती पढ़ा करते थे, तो इसका मतलब है घटित होना, टू मेक समथिंग हैपन। और ईस्ट मतलब होता है पॉजिटिव और जो डिवाइन हो और जो मेरे लिए अच्छा हो। जीवन में जब जब आपका मस्तिष्क उस चीज़ पर काम कर रहा हो जो आपके लिए पॉजिटिव है, उसे घटित करवाने के लिए कर रहा हो, तो और वो घटित भी हो रहा हो, तो उन्हीं पलों को आप भविष्य कहते हैं, वरना तो पेन है। होता यह है कि हर चीज़ का आपके पास एक परसेप्शन है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चूहे का एक परसेप्शन है, ठीक है ना, टाइगर का अलग परसेप्शन है,
लेकिन अगर मैं कहूँ बकरी का भी एक परसेप्शन है और वहीं कहूँगा कोबरा, तो एक कहेंगे नहीं इसे मत याद दिलाओ। राइट। तो हर एक का परसेप्शन है ना। तो बेसिकली जब आपके पास आपके फ्यूचर का परसेप्शन खत्म हो जाता है, अच्छा, जब आपके मस्तिष्क के पास भविष्य है ही नहीं, यानी पिक्चर डिलीट हो गया। पिक्चर डिलीट हो गई और आप फ्यूचर के फ्रेम को नहीं देखते। और बहुत बार चंदन भाई आप देखेंगे, और उस आदमी के प्रति आप सावधान हो जाइएगा, एकदम से उसे समझाइएगा, बताइएगा। जो आदमी मान लेते हैं उसका रिश्ता टूटा, हाँ। ब्रेकअप हुआ, मान लेते हैं लड़की का या लड़के का, मान लेते हैं उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया, मान लेते हैं उसके जीवन से कोई विशेष व्यक्ति चला गया, तो अचानक वो क्या कहता है, मेरा जीवन में अंधकार आ गया है। जैसे ही वर्ड आया, समझ लीजिए इस समय उसकी ब्रेन सेल को इस मोमेंट से आगे का नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। और वो एकदम से एक रेस्क्यू को ढूंढता है, एक बचावकारी मिशन पर आता है। और कई बार उसका माइंड ये मानता है कि आत्महत्या ही मेरा रेस्क्यूअर है, आत्महत्या ही मेरा बचाने वाला है। यानी कि आत्महत्या को वो अपना रेस्क्यूअर मान लेता है, बचाने वाला मान लेता है। अगर आप उस आदमी को कहें कि तू एक काम कर, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे 1-3 मिनट के लिए रख दे, मैं तेरे साथ 10 मिनट बात करूंगा, और उससे कहे कि तू सीधा बैठ जा, कंधों को सीधा कर ले, और इमेजिन करे कि तेरे सामने एक गोल्डन हाईवे है और ये 2024 है या 25 है। इमेजिन करे 2026, 27, 28, 3 साल बाद का एक माइलस्टोन देख। और 3 साल के टाइम में तो कुछ भी हो सकता है ना। 3 साल में इमेजिन करके तू फिर एक बार यंग हो गया है, फिर तेरे पास अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उन इमेजेस को जीना सीख। वहाँ पर इमेजिन करे कि तेरे लिए तालियां बज रही हैं, एंजल्स तेरे ऊपर फ्लावर्स बरसा रही हैं, भगवान शंकर आपके ऊपर मानो आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरे ऊपर गंगा जी का पानी पड़ रहा है। और जैसे ही आप वो पिक्चर सिर्फ सुनो और उसे कहे तू कुछ भी ना कर, बस मुझे सुनता रहे। जैसे ही आप इन विजुअल्स पिक्चर्स की बात करेंगे, इन विजुअल्स की, यानी कि इन दृष्टि भावों की बातें करेंगे, उसकी छवियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। और उससे कहेगा कि आप बताओ, वो कहता अब तो मैं करूँगा नहीं, अब तो मेरा अंदर, क्योंकि जैसे ही वो दृष्टि के अंदर वो भाव आएंगे तो उसका केमिकल निकलेगा पॉजिटिव। केमिकल कौन सा निकलेगा यहाँ पर? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन। और ये क्या काम करेंगे? ये आपकी ग्लैंड को कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, वो अच्छे हार्मोन निकाल देगा। हार्मोन निकालते ही आपके जेनेटिक लेवल की दशा बदल जाएगी। आप कहेंगे फिर मैं क्यों करूँ, ये तो सब कुछ ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, जो वर्ड है चंदनशी आशा, वो आशा कोई शब्द नहीं है, वो फ्यूचर है, वो भविष्य है। तो भविष्य को कभी भी हमारे स्कूल में ये पढ़ाया जाना चाहिए कि भविष्य बच्चों का बढ़िया बनाइए। वो कह रहे कि मैं पढ़ा के बच्चों को भविष्य बनाऊंगा, नहीं, उन्हें बैठाइए और उसे दिखाइए कि अगले 100 साल तू देश की, राष्ट्र की सेवा कैसे करेगा, कैसे बड़ा आदमी बनेगा, कितने स्कूल बनाएगा, कितने कॉलेज बनाएगा, कैसे अपने दादा दादी को रखेगा। ये पिक्चर बनवाइए उसका, ये उसका भविष्य है। सो ये टेक्निक सर, NLP टेक्निक्स मुझे लगता है हर मोटिवेशनल स्पीकर यूज़ करते हैं, हर एक कोच वो पिक्चर तो चेंज कर रहे हैं। यस यू कैन, यू विल। एस्ट्रोलॉजर भी तो यही कर रहे हैं, वो आपकी पिक्चर ही तो बदलते हैं कि तुम्हारे इलाहात में लिखा है कि तुम आने वाले समय में देश विदेश की यात्रा करोगे। आदमी कहता है अरे वाह, दिखाई देने लगती है उसे देश विदेश की यात्राएं, वो बड़े रिजॉर्ट, वो प्लेन में चढ़ना उतरना, वहाँ के लोगों के बीच में बात करना। पिक्चर बन गई ना, और पिक्चर बन गई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो इवेंट उसकी लाइफ में आएगी। अच्छा, 3 चीज़ें सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने ज्योतिषी की बात की, NLP की, ये तीनों प्रोग्रामर ही तो हैं जो कि दिमाग में जाके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो तीनों में अंतर क्या है सर? नहीं, अंतर बहुत सारा है। देखिए, इंजीनियर तीनों हैं। हाँ, लेकिन NLP का ये सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय। जब आप इसकी बात करते हैं तो NLP का एक टॉपिक है, ये इसको सब मॉडलिटी कहते हैं, यानी कि अंदर की पिक्चर को बदलना, इसको सब मॉडलिटी का चैप्टर कहते हैं। लेकिन ऐसे चैप्टर 16 हैं जिसमें हम ये भी बात करते हैं कि कैसे किसी के साथ रैपो एस्टेब्लिश करें, तालमेल 90 सेकंड में आप बगैर मुंह खोले उसके दिमाग में अपनी छवि को ऐसा बैठा दे कि वो आपको ट्रस्ट करने लगे। इसे हम रैपो सेटिंग कहते हैं। ये हम सिखाते हैं लीडर्स को या सेल्स पर्सन को या पति पत्नी को, जाकर रिश्ते को ठीक करना। ये फिजिकल सिखाते हैं हाँ, सर या वर्चुअल सिखाते हैं? दोनों तरह से सिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक इवन हम बात ही करते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल NLP में यहाँ तक सिखाते हैं, आपका बच्चा अगर ये बोल दे कि पापा मुझसे ये काम नहीं होगा, आई कांट डू मैथमेटिक्स, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका बच्चा ये कहता है पापा आई कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स, और आप कहेंगे नहीं बेटा यू कैन लर्न, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, तो आपको लगेगा कि आप उसकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। पर मेरे अनुसार आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्यों? उसकी आंतरिक वास्तविकता क्या है कि मैं मैथमेटिक्स नहीं कर सकता, और आपकी आंतरिक वास्तविकता क्या है कि ये कर सकता है। इन दोनों वास्तविकता के अंदर ये मैच कर रही हैं कि मिसमैच कर रही हैं? मिसमैच कर रही हैं। हाँ। याद रखिएगा, कभी भी
हम मिसमैचर को लाइक नहीं करते, और सबकॉन्शियसली वो बच्चा आपको मिसमैच करने लगेगा। कॉन्शियसली वो आपको बहुत इज्जत करेगा, लेकिन सबकॉन्शियस में एक पार्ट पड़ जाएगा, दिस पर्सन मिसमैचेज मी, ये आदमी मुझे मिसमैच करता है। और जब वो 12-13 साल का होगा, जो भी तुम उसे कहोगे वो उसको मिसमैच करेगा, और वो आप कहोगे बेटा बियर नहीं पीना, तो उस दिन ज़रूर पी के दिखाएगा, बिकॉज वो आपके मिसमैच कर रहा है। अगर आप देखें, ये लर्निंग पहले नहीं थी, ठीक है ना, ठीक है। देखो कई बार आप देखेंगे कि आपके बच्चे ने कहा मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा, और तुम कह रहे हो जाएगा, अचानक आपके दादाजी कहेंगे अरे ठीक कह रहा है बच्चा, नहीं होगा। फिर वो समझाएगा उसको, पहले उसको वो मैच करेगा, पहले वो आपको धमकाएंगे आपके दादाजी, अरे तू क्या जाने, ये बच्चा ठीक जानता है, हाँ बेटा ये सही कह रहे हो, तू जरा इधर आ। फिर वो अपनी तरह से लेंगे, यानी कि पहले मैच करना जरूरी है। हम 99% जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के मिसमैचर बने हुए हैं। यानी पहले उसके थॉट्स को अग्री करने दो, एग्री करना पड़ेगा, अग्री करने दो, यस यू आर राइट, बट मैं यहाँ हूँ जहाँ मैं आपको गाइड एंड कोच कर सकता हूँ, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मैथ्स। वो फिर ये इसको हम लैंग्वेज पैटर्न कहते हैं। अच्छा, फिर NLP का पूरा है, पूरा का पूरा है। मतलब हम जो भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निक से कनेक्ट है, हाँ, और जो हमारे रिजल्ट हैं उन्हीं जो इनपुट्स हैं उसी के रिजल्ट्स हैं। एग्जैक्टली। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि हर एक डॉक्टर्स को, MBBS को NLP की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जिन्होंने मेरी वर्कशॉप करी मुंबई में, और मैंने उनसे कहा कि सर आप पहचान दे रहे हैं, अगर मुझे आपने चोर की पहचान दे दी और मेरी माइंड ने उस चोर की पहचान को ले लिया, तो मैं अपनी पहचान खो दूंगा ना। तो मेरी चोर की पहचान है, तो मैं इसी पहचान को जीऊँगा ना। आज मैं मान लेते मैं ठाकुर हूँ, तो मैं ठाकुर की पहचान को जी रहा हूँ ना, तभी तो मरने मारने को तैयार हो जाता हूँ। तो हम पहचान को ही तो जीते हैं। और आपने किसी आदमी को पेशेंट की पहचान दे दी है, और इससे पहले कि वो अभी आपने उसको चेक भी नहीं किया, आपके क्लिनिक में आया और आपके एक आदमी ने पूछा पेशेंट का नाम बताओ, और मैंने बता दिया राम वर्मा, लेकिन मेरा एक सवाल है, अभी तो आपने चेक भी नहीं किया मुझे और आपने मुझे पहचान दे दी, और आप मेरे लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट आदमी हैं, तो निश्चित रूप से मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो अलाउ करेगा कि आपकी बात को मैं मान लूँ। याद रखिएगा, उस दिन के बाद उस डॉक्टर ने अपने लोगों से विजिटर नाम दिखवाया कि ये दे आर माई विजिटर एंड दे आर नॉट पेशेंट। आप अपने छोटी छोटी बेकार की आइडेंटिटी को बना लेते हैं। आई एम डायबिटिक, आई एम ओबेज, आई एम अस्थमेटिक, आई एम पुअर, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम स्मोकर, आई एम एल्कोहलिक। गलत। आप कहिए आई एम ए हेल्दी पर्सन हैविंग ए चैलेंज ऑफ दिस डिजीज। मैं एक हेल्दी आदमी हूँ जिसके पास ये चैलेंज है। चैलेंज तो नरेंद्र मोदी के पास भी, चैलेंज तो अंबानी के पास भी है, चैलेंज तो सबके पास रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि मतलब मुझे अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आई एम नॉट ए कॉन्स्टिपेशन, आई एम ए हेल्दी पर्सन, माई नेम इज राम वर्मा, आई एम ए हेल्दी पर्सन हैविंग ए चैलेंज ऑफ कॉन्स्टिपेशन फॉर 3-4 days। हाँ, जिसका पिक्चर चेंज करके मैं सही कर सकता हूँ। होगी ना पिक्चर चेंज। हाँ, तो चेंज कर सकता तो हम क्या करते हैं, बच्चे ने लिख दिया 2 और 2 = 5, छोटे से बच्चे ने लिख दिया 2 + 2 = 5 लिख दिया, तो आपको पता है इसकी या तो कैपेबल योग्यता की कमी है या इसके बिहेवियर की गड़बड़ है, पर हम उसकी पहचान ही बना देते हैं। तुमने 2 और 2 5 लिखा है, तुमने गलती की है, तुम बेवकूफ़ हो, यू आर इडियट। अब वो इडियट की पहचान ऊपर चली गई, अब वो हर जगह पे इडियटनेस दिखाएगा, वो बेवकूफ़ी दिखाएगा, रिश्तों में भी तो, पेरेंट्स को तो। फिर उसको घर पे कहते हैं देखो तुमने पानी गिराया, तुम इडियट हो। अब वो पक्का हो गया। फिर उसकी शादी हो गई, शादी में बीवी ने कहा तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुम समय पर नहीं आए, तुम इडियट हो। अब उसकी कंप्लीट हो चुकी है पूरी प्रोग्रामिंग। इडियट को बार बार वो वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेट कर दिया। हाँ। आप ये भी तो कह सकते थे बच्चे को कि बेटा देखो मैं जानती हूँ, टीचर अगर मैं हूँ, उसकी टीचर अगर मैं हूँ, तो मैं ये कहूँगी या कहूँगा कि बेटा देखो तुमने 2 और 2 5 लिखे हैं, ये गलत है, पर मैं जानता हूँ तुम इंटेलिजेंट हो। अगर मेरी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है और मैं कह रहा हूँ कि तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो गई हो, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यद्यपि तुमने फ़ोन नहीं उठाया पर मैं जानता हूँ तुम बहुत रेस्पॉन्सिबल हो। क्या बात है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ डॉक्टर होने के नाते कि तुम्हारी शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, पर मैं जानता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम हेल्दी आदमी हो, स्वस्थ हो पूरी तरह से। तुम्हें सोराइसिस हो रही है आधी बॉडी पे, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ हो तुम अंदर से, स्किन के ऊपर आ रहा है इम्पैक्ट। आपको माइग्रेन है, कोई बात नहीं, आपकी कुछ एक सेल बढ़ रही है पेट के अंदर और वो सेल अपने आप खत्म कर लेगी, आपकी बॉडी थोड़ा सा खुश रहा करो। ऋषिकेश में जाके दंड बैठक लगाओ गंगा किनारे, गंगा जी में डुबकी लगाओ, ठीक हो जाओगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हो तुम स्वस्थ। और हम क्या कहते हैं, यू आर ए कैंसर पेशेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान को सुना रहे हैं, बेसिकली सुन रहा होता है इसके थ्रू आपका दिमाग ही सुन रहा है सर, और वही सुन रहा है, और वो बगैर लॉजिक के उन चीज़ों को रख भी रहा है।
अच्छा सर, आप ना बार बार सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, अब कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या काम करता है? देखिए, कॉन्शियस माइंड को आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे भी रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। इसे मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ ताकि मेरा 6ठी क्लास का बच्चा भी और मेरे गांव का किसान भी समझ ले। यूँ समझिए कि जब आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप अपनी बोध में हैं, अवेयरनेस में हैं, आप अपने होश में हैं। तो मैं कहूँगा होश की अंग्रेजी कॉन्शियस है। आप अवेयरनेस में हैं इस समय, आपको पता है कि यहाँ पर हाँ, ये माइक है, यहाँ राइट, कैमरा है, हाँ। यहाँ पर राम वर्मा बैठे हैं, बीच में टेबल है हमारे। तो आपको पूरी की पूरी अवेयरनेस है। इस अवेयरनेस को हम हिंदी में बोध कहते हैं हाँ, और इसे हमें होश कहते हैं उर्दू में। होश कहते हैं, ठीक है, हाँ। तो आप होश में हैं। इस होश में आप आंखों से मुझे देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये आपके अवेयरनेस के विजुअल्स हैं। कानों से सुन रहे हैं, आप बेहोश हो जाएं या कानों में आप सो जाएं तो आप, मैं कहूँगा कान अब काम नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से फील कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपके ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, राम वर्मा दिखाई दे रहे हैं इन आंखों से जब आप होश में हैं। लेकिन इस समय अगर मैं कहूँ थिंक ऑफ योर वाइफ, पिक्चर तो दिखाई दे रही है। थिंक ऑफ नरेंद्र मोदी, पिक्चर दिखाई। थिंक ऑफ दादाजी, थिंक ऑफ अपने गांव के घर को देख लो ना, सब कुछ दिखाई देना ना। किचन कहाँ है, Yes, चूल्हा yes, कहाँ है, yes, ये भी yes, दिखाई देना। yes, माता जी everything, कैसे बैठती थी वहाँ, ये भी दिखाई, everything, सब सब कुछ कुछ। दिखाई दे रहा। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब है इस अवेयरनेस के परे एक और अवेयरनेस है, और परे की अंग्रेजी होती है मेटा। तो मेटा अवेयरनेस आपके पास है। तो दो अवेयरनेस हैं, एक जो इस मोमेंट पे चल रही है, यह आपके होश पर निर्भर करती है कि आप होश में हैं तो ठीक है, बेहोश हो गए तो ये न काम नहीं करेगी, नींद में आ गए तो काम नहीं करेगी। और एक है आपके इसके परे के परे, बियॉन्ड दिस अवेयरनेस। वहाँ पर विजुअल पड़े हैं, वहाँ पर साउंड पड़ी है, वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि लता जी का गाना सुनो तो एकदम से आपको सुनाई देने लगेगा आपका फेवरेट गाना। जनगण मन सुनो तो एकदम सुनाई देने लगेगा, जबकि अब तो मेरी बात सुन रहे हो आप। तो इस अवेयरनेस के परे जो अवेयरनेस है चंदन जी, उसे आप थोड़ी देर के लिए समझिए, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वह आपके शरीर को चला रहा है, आपके बिहेवियर को तय कर रहा है, आपके रेस्पॉन्सेज को तय कर रहा है। आप रिएक्शन कहाँ कैसे करेंगे आप नहीं तय कर रहे, वो तय कर रहा है। आपके गोल क्या होंगे, आप बीबी के साथ कैसे बिहेव करेंगे, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करेंगे, वो तय कर रहा है। वो तय कर रहा है कि आपके सामने माता जी बैठी हैं, बहन बैठी है, बीवी बैठी है और बेटी बैठी है, आप चारों के साथ। वो तय करेगा कि आपकी पहचान माँ के साथ बेटे की है, आप पैर छू लेंगे। बहन के सामने आप हाथ कर देंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारा जीवन भर रक्षक हूँ, एक भाई की तरह। लेकिन बीबी की तरह तो नहीं, की तरह करेंगे, वहाँ पर आप रोमांटिक हो जाएंगे। बेटी को आप गले लगा के कहेंगे मैं तेरे लिए हमेशा जिंदा रहूँगा। तो चार जगह पर आप खड़े हैं। ये कॉन्शियस नहीं है, या कॉन्शियस सिर्फ आंखें देख रही हैं, कॉन्शियस की सिर्फ आंखें देख रही हैं कि ये चार लोग बैठे हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग आपकी आइडेंटिटी जानती है। उस आइडेंटिटी को अगर आप खो देंगे, उस आइडेंटिटी को आपने खो दिया, आपको चोट लग गई सर में और आपकी मेमोरी चली गई, जो सबकॉन्शियस पार्ट है, और अभी भी आप आंखों से इन चारों लोगों को देख रहे हैं, अब आपके बिहेवियर डिफरेंट हो जाएंगे। इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। जो यूथ को आ गई है, उन्हें यही नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी फॉर्म करता नहीं कॉलेज, उनकी आइडेंटिटी फॉर्म करते नहीं स्कूल्स। उनको तो सिर्फ बनाया जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे कर लो। सोचिएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर क्या तय करेगा, कौन है जो तय कर रहा है कि आप किस जगह पर क्या बिहेव करेंगे। जब आपके सामने खाना खा रहे हो, खाना सिर्फ आंखें देख रही हैं, वो तय कर रहा है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। मेरे सामने आप बर्गर रख दीजिएगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है उसमें कीड़े चल रहे हों, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने आप खीरे रख दीजिएगा, मैं 2 की जगह 4 खा जाऊँगा आपके घर में आके। ऐसे ही पानी में धोए और खाए, आप कहेंगे सर कटवा देता हूँ, अरे छोड़ो यार। बिकॉज वो वैल्यू है कि भाई मुझे तो फाइबर चाहिए, इससे मुझे मेरी उम्र बढ़ेगी। एक आदमी कहेगा मैं बर्गर के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास जीवन की वैल्यू ही नहीं है। तो ये वैल्यू तय करेगी अंदर, आपकी पहचान तय करेगी कि आप क्या डिसीजन लेंगे लाइफ में। तो सर, जो इस कोचिंग की ज़रूरत है, मुझे लगता है हर एक व्यवसायी को भी इसकी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वो एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। सेल्स बोला जाता है कि प्रेशर है, प्रेशर दो सेल्स होगा, प्रेशर दो सेल्स होगा। कोई पिक्चर बदलना ही नहीं चाह रहा है। सर कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी ने एक थोट दे दिया पूरे गांव को, और पूरा गांव उसी को लेकर चल रहा है। अब बरगद में भूत है तो बस भूत है। बस आप ये भी तो दे सकते थे। तो उन्होंने जो परसेप्शन ले लिया है वो 2 मिनट में बदल सकता है। सेल्स प्रेशर का जॉब नहीं है मेरे लिए। तो याद रखिएगा, ये सबसे बढ़िया, मैं जब भी सेल्स की बात आती है तो मैं इसी को इतना एंजॉय करता हूँ। मैं 13 साल सेल्स मैन रहा हूँ सड़क पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मैं अभी भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। हर एक आदमी को इस पिक्चर को, मैं कह रहा हूँ NLP वर्ड को एक तरफ रख दो, सिर्फ आप अपने पिक्चर के साथ खेलना शुरू करो ना।
आप एक वर्ड को लेते हैं, किसी ने मैंने कहा सर ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप चंदन भाई इसको खरीद लें, आपने कहा नो, और मेरे दिल में एकदम से आ गया अरे अब क्या होगा। मैं इसका उल्टा भी तो कर सकता हूँ कि मैं नो को ट्रिगर कर लूँ कि अंदर से एक भाव आए यस अभी 4 कॉल और करनी है। ये तो आपके ऊपर है ना। बर्गर को देखकर ऐसे कई बच्चे हैं मेरी लाइफ में, उनको उल्टी आ जाती है। पेरेंट्स ने उनसे ट्रेन कर रखा है NLP सीख कर, वो कहते हैं इनको डिसलाइक, इनको खाना ही नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कर रखा अपने आप को, मैं उस इमोशन में जाता हूँ कि जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमन हेयर हैं और वो रखे हुए हैं, और मैं उस पिक्चर एक तरफ बर्गर रखा है, इन पिक्चर को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे वो ह्यूमन हेयर दिखाई देते हैं जो बाथरूम में पड़े होते हैं गांव के पुराने से मकान में। अब वो बर्गर में से वही निकलते दिखाई देते हैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने को, मेरी ग्लैंड अलाउ ही नहीं कर रही, मेरी ग्लैंड सीक्रेट ही नहीं कर रही उन इमोशंस को। ये तो आपकी सारी इमेजेस हैं। तो सर NLP टेक्निक से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, और आपने बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया भी है। अगर आप इसके बेसिक को समझ लें तो बहुत आसान लगेगा। जो भी आपके दिमाग के स्ट्रेस पर आ गई, आपके अंदर कोई फियर आ गया, कोई भी फियर आ गया, यार मेरा तो पास्ट बड़ा ख़राब है, मेरे साथ ऐसा क्यों करा, यार मेरे पिताजी ने मेरा सारा सामान भाई को दे दिया, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, यार मेरा अब क्या होगा, मेरी नौकरी छूट गई, कोई भी फियर यहाँ आ गया, स्ट्रेस आ गई। मैं नहीं कह रहा हूँ ये मेडिकल कॉलेज स्कूल्स कह रहे हैं या मेडिकल की बुक कह रही है, मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपके माइंड के अंदर कोई परसेप्शन बन गया और नेगेटिव है, वो परसेप्शन आपके हार्मोन यानी कि न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा आपकी ग्लैंड्स पर जाएगा, जिनको आप एनर्जी चक्रा कहते हैं। और जो हमारे जो एनर्जी चक्राज हैं, जिनको ग्लैंड्स कहा जाता है, ग्रंथियाँ कहा जाता है, ये हार्मोन निकालती हैं। जब यहाँ पर अच्छी चीज़ चल रही हो तो ये अच्छे पॉजिटिव हार्मोन निकालती है, और ये हमारी सेल को मैसेंजर की तरह, पोस्टमैन की तरह भेजती हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम अपना प्रोटीन बनाओ। हमारी बॉडी प्रोटीन मेकिंग मशीन है, फैक्ट्री है। हमारी हर एक सेल प्रोटीन बनाती है। हमारी बॉडी में जितनी सेल है वो टोटल कितनी प्रोटीन बनाती है, आप चौंक जाएंगे। 1,40,000 तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है। अरे बाप रे, 1,40,000, उसमें 40,000 रेगुलेटर हैं और 1,00,000 फॉर्म होती है। इतना बड़ी फैक्ट्री है। आप ये कहते हैं, आप कहते हैं मेरे से ज़रा सा काम नहीं होता लाइफ में, मेरे से ये नहीं हुआ। अरे तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। 1,00,000, मैं किताब पढ़ रहा था जो डिस्पेंजा की, 1,40,000 ये आपकी बॉडी की काम, वो अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर फियर आया, फियर एकदम से आपके पोस्टमैन के द्वारा, न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा ग्लैंड पर गया। ग्लैंड ने कहा हम खतरे में हैं, क्योंकि यहाँ से वो खतरे को पड़ेंगी। जैसे आपने बर्गर देखा तो उन्होंने आपको मुंह में पानी दे दिया। आपने अपने जिसके साथ रोमांटिक रिलेशन है उसको देखा तो एकदम से अलग फीलिंग आ गई, आती है ना। जिसके साथ गुस्सा है तो गुस्से की फीलिंग आ गई। तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन हैप्पी मोड, तो इमीडिएटली वो अपने इस हार्मोन की दशा और दिशा बदल देंगी। यानी कि इस हार्मोन में जब पॉजिटिव भेज रही थी वो बदल देंगी, और नेगेटिव हार्मोन अब आपकी सेल पर जाएगा, और सेल कहेगी कि नाउ वी आर नॉट हैविंग द सेम एनवायरनमेंट, हमारे पास अब वह वातावरण नहीं है। और इमीडिएटली वो अपना बिहेवियर बदल देंगी। और वो क्या करेंगी, वो चीपर प्रोटीन बनाएंगी। जो प्रोटीन असली थी वो नहीं बनाएंगे, वो चीपर बनाएंगी। याद रखिएगा, जब कैंसर का पहली बार डायग्नोज होता है तो डॉक्टर ये कहता है योर बॉडी हैज स्टार्टेड मेकिंग चीपर प्रोटीन, आपके शरीर ने चीपर यानी कि दोयम दर्जे की प्रोटीन को बनाना शुरू कर दिया। क्यों बर्क कर दिया? क्योंकि यहाँ पर थॉट चल रहा है। अगर इस थॉट को बदल देंगे तो आपकी बॉडी, डॉक्टर ही खुद कहते हैं, अगला वर्ड आप कभी भी गूगल कर लेंगे सभी दर्शक, होम्योस्टेटिस। होम्योपैथी है ना, तो होम्योस्टेटिस वर्ड है। होम्योस्टेटिस का मतलब वर्ड ये होता है चंदन जी कि आपकी बॉडी हमेशा खुद को हील करना जानती है, ठीक करना जानती है। जो एंटीबायोटिक आप खाते हैं वो आपकी बॉडी को ठीक नहीं करते, वो सिर्फ उन बैक्टीरिया को मारते हैं, और बॉडी खुद को हील कर लेती है। क्योंकि बैक्टीरिया मारने की आपने इम्यूनिटी तो बर्बाद कर रखी है, तनाव से आपकी इम्यूनिटी तो बर्बाद होती ही होती है। तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी तो ऑटोमेटिकली हील करना जानती है। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती, जब तक कि उसको बेकार के हार्मोन आप नहीं भेजेंगे अपनी ग्लैंड से। सिंपल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस की किताबें कह रही हैं। कभी भी होम्योपैथी पढ़ लीजिएगा, एलोपैथी भी पढ़ लीजिएगा। सो इसको सर जैसे अब ये दिमाग डिस्टर्ब है, मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो इसको करेक्ट कैसे करे फिर इंसान? करेक्ट यही क्या करें, उसके लिए विल चाहिए या कोई कोच चाहिए? सिंपल सी बात है कि आप इस समय के जो थॉट हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को देखेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को आप ले लो और सोचो कि एक हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम कहाँ रहेगी, तो नहीं रहेगी, एक महीने बाद नहीं रहेगी। और अगर दूसरा मैं कहूँ, यह प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है, सोचो कि यही प्रॉब्लम अगर टाटाज की होती, अंबानीज की होती, वो कैसे सोचते, या ये प्रॉब्लम आपके किसी रोल मॉडल की होती, दादाजी के सामने आती, तो वो कैसे हंस पड़ते। यानी कि आप अपने अंदर के परसेप्शन को कभी भी बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है,
एनएलपी यही सिखाती है कि जो आपने इवेंट यहाँ पर बनाई हुई है उसे आप कभी भी बदल सकते हैं, उसकी इमेजेस को बदल सकते हैं। मतलब ये परमानेंट नहीं है? नहीं, नथिंग इज परमानेंट ओके। इन योर मेमोरी, नथिंग इज परमानेंट। आप चौथी क्लास के, तीसरी क्लास के जो दोस्त हैं सब याद हैं कि आपको? नहीं है, भूल गए। आपके जो पुराने बिलीफ थे कि 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आएगा, आपके लिए टॉफी लेगा और आप अपनी सॉक्स को तकिए के नीचे रखा करके, बिलीफ बदल गया ना। आपने बहुत सारे लोगों जैसे के दिमाग लॉजिकल हुआ, बहुत सारे लोगों के बारे में आपके परसेप्शन थे ये अच्छा था, वो खराब निकल गए ना। जो खराब थे वो अच्छे निकल रहे हैं ना। तो ये तो परसेप्शन तो इम्परमानेंट है। अच्छा, अच्छा या बुरा सर, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई है और उसको बहुत मानते हैं, सर्वे सर्वा है आपके बिजनेस का, और सडन वो आपको धोखा दे के चला जाता है। बीइंग अ कोच आपका प्रैक्टिस क्या होगा? लेमैन का तो अलग होगा, कैसे फॉरगिव करेंगे? एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पस। ओके। बस एक ही सेंटेंस बोलूंगा, व्हाट एवर हैज हैपेंड फॉर ए पर्पस। जो भी हुआ है किसी पर्पज के साथ हुआ है। और फिर मैं ये 5 उंगलियां याद रखूंगा, और इन 5 उंगलियों पर जो मैं अभी बताऊंगा वो एक मैजिकल एनएलपी होगी आपके लिए। पहली चीज, इस अंगूठे पर याद रखेंगे सब लोग। अगर आप देख रहे हैं दोस्त तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ वो सारा धोखा देकर चला गया, मेरे साथ उसने सबसे खराब गेम खेल दिया उसने, तो पहले मैं अंगूठे पर एक चीज़ को याद करूंगा, वो ये है कि इससे मैंने क्या सीखा। What have I learned from it? जब भी आप किसी घटना में से लर्निंग को ढूंढ लेते हैं उसका दर्द खत्म हो जाता है। कभी भी देख लीजिए, एनी काइंड ऑफ घटना, कोई भी घटना आपके पास्ट में, अगर आपके कोई कुछ भी हुआ है, अगर ये सोच लें इससे मैंने सीखा क्या, तो एकदम से उसका दर्द कम होने लगेगा। दूसरी उंगली पर याद रखें, अभी भी इसमें क्या इम्परफेक्ट है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम का इम्परफेक्ट है। इज दैट राइट? राइट। भाई ऐसा कोई किला नहीं है जिसे नहीं जीता गया है, या जिसकी एक दीवार कमजोर नहीं है, है ना। तो इसमें अभी भी क्या इम्परफेक्ट है जहाँ पर मैं हथौड़ा मार सकता हूँ। ठीक है ना। वो कहता है जी मेरा तो सारा पैसा चला गया, ठीक है मैं पैसा कमाने की अब स्किल को लेना शुरू करता हूँ। तीसरी उंगली पर याद रखेगा, नाउ व्हाट शुड आई डू, और इसकी लिस्ट बनाइए कि मुझे अब क्या क्या करना चाहिए। मुझे एक कोच ढूंढना चाहिए, मेंटोर ढूंढना चाहिए, मुझे नई स्किल सीखनी चाहिए, मुझे नई कम्युनिकेशन विधा सीखनी चाहिए, मुझे अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करना चाहिए, मुझे अपने इस रिवेंज को, या जो हैट्रेड आ रही है, जो ईर्ष्या आ रही है, इसको पीछे करना चाहिए। फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ कि जो मुझे जुकाम हुआ है, तो वो क्या कहता है, भाई तुम ये करना, ये करना, ये करना, गर्म पानी एक गरारे करना। फिर वो कहता है ये देखो ठंडा नहीं पीना, ओस में नहीं सोना, ठीक है ना, स्मोकिंग नहीं करना। तो ये भी तो ज़रूरी है ना। हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं, पर हमें कोई ये ट्रेनर ये नहीं बताता कि क्या अब नहीं करना है, नहीं तो ये नलीफाई हो जाएगा। और चौथी चीज़ ये है कि जब इस प्रोसेस को करूँगा, आप एक बार फिर एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि जब एंजॉय करेंगे तो आपके जो न्यूरो केमिकल्स हैं, जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, वो एक बार फिर आपको यूनिक बना देंगे, और आप एक बार फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता है कि वो उसने धोखा ही दिया है जिस दिन, और आपको यहाँ पर रोक दिया है। ये भी तो हो सकता है कि वो धोखा न देता और आप एक बड़ी जगह पर उड़ान भरते और उस दिन एक्सीडेंट होकर आपका एक हाथ कट जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिमाग को। अच्छा, राम वर्मा सर जो कि लोगों को कोच करते हैं, सिखाते हैं, वो कभी जब स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन में पड़ते हैं तो अपनी इमेज को कैसे चेंज करते हैं? बहुत करना पड़ता है। क्योंकि आप लॉजिकल हैं। अब जब दिमाग चेंज कर रहा है तो कह रहा नहीं मिस्टर आप तो इसके कोच हो, इसको चेंज नहीं होने देंगे। मतलब लड़ाई होती होगी ना आपके नॉलेज, आपके विचारों से, क्योंकि हमारा दिमाग और आप में अंतर है। नहीं बिल्कुल, और मैं बहुत लॉजिकल था, इसी कारण से मैंने अपनी बीमारियों के साथ बहुत लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन मैं एक समय के बाद इन दोनों को बैठा लेता हूँ। हमारे पास एक टेक्निक होती है, उसका नाम होता है पार्ट्स इंटीग्रेशन, यानी कि 2 पार्ट को इंटीग्रेट करना। एक पार्ट कहता है इस काम को कर, एक कहता नहीं कर। रोजाना आपकी भी लड़ाई चलती है। एक शराबी कहता है यार शराब पीनी है, एक कहता ना पी, एक कहता है यार सिगरेट पीनी है, एक कहता ना पी, एक कहता है यार पतला होना, एक कहता है खूब खा। तो याद रखिएगा यही लड़ाई है सबके साथ होती है, और हम नॉर्मल बीइंग है। मैं ट्रेनर जरूर, पर मैं भाई हैं तो हम सब वही ना। हाँ। माइंड तो उसी तरह से काम करेगा, मैं इम्यून तो नहीं कर सकता ना अपनी सोच को। पर मैं इतना जानता हूँ कि ये जो इवेंट आई है, इस इवेंट का एक पीक आएगा जरूर, यानी झटका जरूर लगेगा। लेकिन धीरे से फिर मैं देखता हूँ कि अब कौन सी इमेज मेरी मुझे डोमिनेट कर रही है। ठीक है ना, मान लेते हैं मुझे डोमिनेट कर रही है कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया है, अब मैं क्या करूँगा इस आदमी के साथ, और मेरा फ्यूचर अब ख़राब दिखाई दे रहा, तो मैं फ्यूचर को ठीक करूँगा।
जिस आदमी ने मुझे अपशब्द बोले मैं उन आवाज़ों को म्यूट करना सीख चुका हूँ, वो करवा देता हूँ। मैं अपनी पहचान को अपने सामने रखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ जीवन का मेरा पर्पज़ तो यार ये है, ये घटना मुझे इधर को ले जा रही थी, अच्छा ही तो हुआ, मैं अपने पर्पज़ पर रहता हूँ। और इसे करने में नेचुरली थोड़ा समय लगता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऋषि हूँ, मैं बिल्कुल भी, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं एक सिंपल सा गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ, पर मैं उनसे तो बेहतर हूँ कि जो अपना समय कहीं पर ऐसा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर देता हूँ। रोज़ाना मैं आप ये समझिए कि मेरे पास करीब 25-30 हज़ार पेड पार्टिसिपेंट हैं और हर एक के पास मेरा नंबर है। 25,000? हाँ, जिन्होंने पैसे देकर फीस दी है, फीस देकर मैं मुझे कोर्स किया हुआ है, यानी कि उनके पास मेरा नंबर है पर्सनल। तो और उनमें से हर एक आदमी को मुझे जवाब देना होता है, और हर आदमी को मैंने ऐसे समझाया हुआ कि उनका सवाल ही नहीं आता। तो क्या इसमें से कोई बाबा भी निकले, एनएलपी सीख के बाबा बन गए? क्या कनेक्शन है एनएलपी बाबा से? लेकिन एनएलपी पूरा का पूरा आपको ब्लूप्रिंट देती है कि आप कुछ भी बनना चाहें वही बन सकते हैं। मतलब वो आपकी आइडेंटिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को भी? मैं ये नहीं कहूँगा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आप अपने मैसेज को देना चाहते हैं किसी के माइंड को, वो दे सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लिए शराब खराब है, तो मैं इसको कह सकता हूँ अपने तरीके से एनएलपी में, वो या ट्रांस में ले जाकर या आपको एंकरिंग करके। और अगर मैं इसको अच्छा भी बताऊं और आपको ज़रूरत है, मान लेते हैं आपने कहा कि उसी से जान बचेगी, तो मैं उसके लिए भी आपको एनएलपी से कन्विंसिंग पैटर्न दे सकता हूं। तो वहाँ पर एक चैप्टर भी होता है कन्विंसिंग पैटर्न। तो आप किसी भी आदमी को, मान लेते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, मन नहीं लग रहा है, या वो यूथ जिसकी बात कर रहे थे वो दारू पीता है या शराब पीता है या गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही अपने जीवन और जवानी को बर्बाद कर रहा है, भूल गया माँ बाप के वैल्यूज़ को, तो मैं 6-8 सेंटेंस पढ़ाता हूँ जिसमें हम उसके माइंड के साथ बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। यानी कि उसके पेन को दिखाया जाता है, अगर वो नहीं बदलेगा, बदल जाएगा तो प्लेजर को दिखाया जाता है, बदल जाएगा तो उसका अंदर का दिल क्या कहेगा वो सुनवाया जाता है, बाहर के लोग क्या कहेंगे ये सुनवाया जाता है। जैसे ही वो इनको सुनता है तो उसमें से कुछ को रिजेक्ट करता है, कुछ को वो मान लेता है। और वही सिग्नल को की आवाज़ें होती हैं, और वही सिग्नल्स को आप कैच करते हैं? हर एक ब्रेन करता है, हर एक ब्रेन करता है। अभी भी अगर मैं आपसे बात करने लगूं और मैं धीरे से आपसे बात करते करते आपके परिवार की तरफ लेकर चले जाऊं बात को, और आपको लगे कि ये मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छी बातें बताएंगे, तो इमीडिएटली आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। उसी में ही बस उसको हम ट्रांस क्रिएशन कहते हैं, यानी कि मैंने एक स्टेट क्रिएट कर दी कि आपके कान अब मुझे सुन रहे हैं। उसी टाइम पर मैं कोई खूबसूरत सा सेंटेंस दे सकता हूँ और देखिएगा माता जी को तो और भी अच्छा लगेगा कि आप अगर और स्वस्थ हो जाएँ, तो उसे एक सडनली आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन लेगा इसको। अच्छा सर, आप किस एज से किस एज तक को कोचिंग दे सकते हैं? कोचिंग मैं देता हूँ 14 साल से लेकर कितना भी फिर हो। मेरे पास 80-90 साल तक के लोग होते हैं, 14-15 साल के लड़के लड़कियाँ भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें मना लेते हैं या वो जान जाते हैं कि मेरा बहुत अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे वर्कशॉप को जब पेरेंट्स देख रहे होते हैं या मेरी वीडियोज़ को, तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, वो कहते हैं ये इस अंकल से तो मुझे भी मिलना। अभी मैं बताऊँ कि त्रिवेंद्रम में एक बच्चा है, ठीक है ना, वो मेरी पार्टिसिपेंट है, उसका बच्चा 11 साल का है, इज़ ए कोच। वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को 12 दिन की 11 दिन की वो देता है, ट्रेनिंग देता है, एनएलपी की छोटी सी ट्रेनिंग देता है, उसके 350 या 399 रुपये लेता है। सो कितने दिन का सर कोचिंग होता है अगर कोई इससे कोच बनना है तो? जैसे मुझे कोच बनना है, आपको 15 दिन का मेरा कोर्स कर लीजिएगा, उसे 2-3 बार रिपीट करते ही सारा कुछ मेरा जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। 15 दिन में? 15 दिन काफ़ी है, और वो भी 15 दिन में भी रात को 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। यानी कि 15 दिन में मैं आपको एनएलपी को एक ऐसे लेवल पर ले जाऊंगा जहां पर आप एनएलपी 2.0 को एंजॉय करेंगे। अच्छा हाँ सर, ये एनएलपी 2.0 क्या है? 2.0 का मतलब है कि देखिए, मैंने जब 93 में एनएलपी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, पहला आदमी था मैं, कि भाई एनएलपी से मैंने ठीक कर लिया, तो मैंने बताना शुरू कर दिया लोगों को, यार तुम्हारी मेमोरी हटाऊंगा, चलो मैं तुम्हारी मेमोरी हटाऊंगा, मैं तुम्हारी बेकार की प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। तो अब उसे करते करते 33 साल हो गए थे, 31-32 साल हो गए थे। तो अब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कुछ नई चीज़ें दूँ। तो मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टडी किया कि कैसे हमारा ब्रेन हर थॉट के साथ अपनी शेप को बदल देता है, ठीक है ना। फिर मैंने उसमें फ्रंटल लोब एक्टिवेशन को पढ़ा कि अगर हमारा फ्रंटल लोब, जहाँ पर हमारा ये चक्रा होता है, अगर ये एक्टिवेटेड नहीं हो रहा है किसी का, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। जिन बच्चों की आप प्रॉब्लम कह रहे हैं कि वो अपने करियर के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उदासीन हो गए, पड़े रहते हैं उसी डब्बे के साथ, उनकी फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसके बारे में मैं कभी फिर बताऊँगा। फिर मैंने हार्ट कॉन्शियसनेस को पढ़ा। हार्ट कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि आपका माइंड और हार्ट के बीच में एक नर्व होती है, उसका नाम है वेगस नर्व। मैं पहली बार एनएलपी में वेगस नर्व और हार्ट कॉन्शियसनेस और माइंड को
कराता हूँ कि आपके माइंड की, अगर आपने कहा कि मैं एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन आपके हार्ट ने परमिशन ही नहीं दी, यहाँ पर आपको डर बैठा हुआ है सक्सेस का, या यहाँ पर रिवेंज बैठा हुआ है, और आपकी जो नर्वस सिस्टम है जिसको आप वेगस नर्व कहते हैं, अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन ही नहीं है, और आप माइंड से काम कर रहे हैं, हार्ट पर है ही नहीं उसका इम्पैक्ट, तो अब बॉडी आपका सपोर्ट ही नहीं करेगी। तो क्या सर ये जो आप बोल रहे हैं, जैसे जब मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम कर रहा है? ये दोनों कैसे एक साथ काम कर रहे हैं? क्या कमांड दे रहा है, क्या काम कर रहा है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जहाँ तक सवाल है चंदन जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना गहराई से किसी इमेज को कितनी तीव्रता से बैठा लेता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों से कहता हूँ कि बहुत सारे दुनिया में बच्चे भूखे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए, वो कहते हैं हाँ सर करना तो चाहिए, पर कुछ करोगे, कर लेंगे सब जो रहा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके घर में एक बच्चा है और आज वो भूखा है, वो 4 साल का बच्चा, तो क्या आज आपको रात को नींद आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस बच्चे की पिक्चर उन बच्चों से अलग है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड में कोई भी इमेज ऐसी बैठ जाए आपके लक्ष्य की, आपके फ्यूचर की, जो आपके अंदर एक इंटेंसिटी को, एक तीव्रता को क्रिएट कर दे, तो आपके पास माइंड के बाद दूसरा पार्ट है, यहाँ पर उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक मेडिकल पार्ट में आता है, RAS कहते हैं। जैसे ही आपकी कोई भी इमेज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चली जाती है, तो अब ये सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आप जा रहे होंगे, सडनली किसी ने आपको गाली भी दे दी, नाम भी लेकर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ उन चीज़ों को दिखाएगा जो जिस इमेज को लिए बैठा है। और आपकी इमेज है कि मुझे जीवन को एक नए लेवल पर ले जाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। एंड सडनली आप जा रहे हैं, फिर पता चला कि इधर अमिताभ बच्चन भी खड़े हैं और सलमान खान भी खड़े हैं, पर आप उनके फ़ैन थे, पर आज आपको मज़ा ही नहीं आ रहा कि क्या करूँगा सेल्फी लेकर। और सडनली आपको एक दिखाई देता है कि ये रहा वो आदमी जो मेरी हेल्प कर सकता है, और अचानक आपको लगेगा मुझसे बात करनी चाहिए। आपका उसके साथ कनेक्शन भी कुछ नहीं है, पर आपको ऐसी फीलिंग आएगी। इस फीलिंग को कौन दे रहा है? इस फीलिंग को याद रखिएगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दे रहा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी 5 प्लस 6ठी सेंस को एक्टिवेट करता है। जो आपके लक्ष्य यहाँ पर पड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ वो जोड़ेगा लोगों को, उसी यूनिवर्स के इवेंट को जोड़ेगा। और याद रखिएगा, ये क्वांटम फिजिक्स तय कर चुकी है कि जिन इमेजेस के साथ आप एक इंटेंसिटी के साथ छवियाँ बनाना शुरू करते हैं, इमीडिएटली यूनिवर्स में, जिसका नाम मोनिस्टिक थ्योरी है, पर वो हमारे अद्वैत सिद्धांत से लिया है इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने 200 साल पहले, वो हमारे यहाँ 3000 साल पहले, उसके द्वारा आप उन घटनाओं को क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में। आज एक पूरा एक एकेडमिक सेशन हो गया, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं MBBS कर लिया हूँ। तो क्या सर NLP भूत पिशाच को भी मानता है या डिनाई करता है, या एक सेट ऑफ थॉट्स है या बिलीव सिस्टम है? क्योंकि अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इससे पहले कि आगे आप पूछे, भूत किसे दिखाई देते हैं? जो मानते हैं, जो नहीं मानते? जो मानते हैं। इसका मतलब है ये बिलीफ सिस्टम है। याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है हमारे पास, मतलब एक इसको कंप्लीट सा सर्किट कर लूँ जी। मैं बालाजी में वीडियो देख रहा था कि बालाजी में कोई देखता है तो मुझे लगता है कि क्या वो कोई सेट ऑफ धुन है जो बजते ही कोई रिएक्ट करना शुरू कर देता है, या कोई फ्रिक्वेंसी है? क्योंकि गांव में एक शिव चर्चा होता है सर, शिव चर्चा में मैं देखता हूँ कि लोग जो खेलना शुरू करते हैं वो ऐसे नहीं, वो कुछ ढोलक में कोई धुन बजाते हैं तब वो खेलना शुरू करते हैं। तो मेरा दिमाग बचपन से ही था, क्या ये धुन का कोई कनेक्शन है इससे? हाँ, हमेशा देखिए, कोई भी चीज़ हमारे लिए ट्रिगर हो जाती है। इसीलिए आप एक पर्टिकुलर, जब जैसे आप 15 अगस्त के दिन सुबह ही जब आप निकलते हैं घर से और जगह जगह झंडे दिखाई देते हैं, हाँ। और वो जगह जगह एकदम से ये देश है वीर जवानों का, या फिर ठीक है ना मेरे देश की धरती, तो इमीडिएटली आपकी फीलिंग बदल जाती है। हाँ, तो उस दिन इसका हम मतलब है सिपाही कि होते हैं। वो दिन आपका ट्रिगर हुआ पड़ा है। जब हम भूतकाल, जब हम भूत की बात करते हैं, तो एक वर्ड है हमारे पास, वो है भूतकाल, काल का भूत। जो पीछे हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, वो जब हमारे साथ चल रही होती हैं, हमारे माइंड में वो पड़ी होती हैं और हम उनको छोड़ते नहीं, तो काल का भूत है, जो है नहीं, पर अगर ये है तो पीछा नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, समझ गए? इसीलिए इसको काल का भूत कहा गया है। भूतकाल, कभी इस वर्ड को सोचा आपने? कभी है ये काल का भूत, ठीक है ना। और वर्तमान पास्ट है हमारा, वो जो पास्ट है, मान लेते हैं पास्ट में मुझे 20 साल पहले किसी ने गालियाँ दी हैं, 20 कैलेंडर बदल गए, मैं 20 साल बूढ़ा भी हो गया, पर मैं आज भी हो सकता है उसी
उसी इंसल्ट में जी रहा हूँ। इसका मतलब है ये भूत अभी भी मेरे सर पर है ना, मैं इससे फ्री नहीं हुआ हूँ। जीवन में याद रखिएगा, जब भी 2 काम आप कर लें तो ये सबसे बड़ी, मेरे विचार से इस पॉडकास्ट की लास्ट लर्निंग ये होगी कि वर्तमान बेसिकली आपका वर्थ है, जिसमें आप एक चीज़ को मान करें कि आप अपने फ्यूचर को हमेशा प्रिपेयर करते रहें और पास्ट को रिपेयर करते रहें। क्या बात है सर। जब आप इसका वर्थ लेते हैं तो आप इसका मान करते हैं, तो यही वर्तमान है आपका। शानदार सर। और अगर कोई आपसे कोचिंग लेना चाहे, सबसे पहले तो पहला एडमिशन सर मेरा ही है, मतलब मैं कोच बनना चाहूँगा क्योंकि इतनी बड़ी मेरी टीम है, मैं उनको मोटिवेट कर पाऊँ, गलत को सही ना बोल पाऊँ, सही को गलत ना बोल पाऊँ, पहले मैं खुद अपने को आइडेंटिफाई करूँ, क्या मैं फिंगर आउट कर रहा हूँ तो क्या मैं सही हूँ। एग्जैक्टली पहले मैं जैसे एक ना मैं खुद को सही करूँ। सो अगर आपसे कोई कोचिंग लेना चाहे, वर्कशॉप करना चाहे, कोई आपका बोर्ड नंबर है या कोई एप्लीकेशन है सर? वो इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरी एक बुक है जिसे मैं लोगों को पढ़वाता हूँ, उसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अमेजॉन पे है? नहीं, वो फ्री में है। अच्छा सर। और करीब 1.5-2 लाख लोगों ने उसे पढ़ लिया है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। चमत्कारों के देवता को कैसे प्रकट करें। एंड व्हाट इज द एनएलपी टेक्निक बिहाइंड द फ्री? उसमें है एनएलपी टेक्निक है, 12 टेक्निक। बुक का ही फ्री का टेक्निक क्या है? कुछ नहीं है, बस आपको आपके दर्शकों को मैं दे दूंगा, लिंक नीचे मैं दे दूंगा आपको, तो आप उसे लिंक के साथ जाएंगे। बहुत और जैसे ही वो है उसमें उसके साथ उसमें मैं उनको 1-2 घंटे की फ्री वर्कशॉप भी दूंगा। वो भी यह है कि कैसे टेलीपैथी करनी है, कैसे एनएलपी के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। और फिर अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ramvarma.com पर वो आकर अपनी इंक्वायरी छोड़ सकते हैं, मेरी टीम उसको कांटेक्ट कर लेगी। फिजिकल कोचिंग हो या डिजिटल कोचिंग हो? हाँ, हर तरह की है। अच्छा, और कई कोचिंग है। मैं बहुत सारे कोचेस से मिला हूँ सर, सेल्स ट्रेनर से मिला हूँ। हर एक ट्रेनर में ना एक शब्द कॉमन आता है, राम वर्मा सर। चाहे वो सेल्स ट्रेनर है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये हुआ कि अच्छा, कहते हैं ना पहले क्या होता था, ये एक्टर ना अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुका है, यानी कि बड़ा एक्टर है, तो जो अपने को बड़ा बताते हैं वो कहते हैं मैं राम वर्मा सर से कोचिंग लिया हूँ। तो ऑटोमेटिक कद बड़ा हो जाता है सर। और ये सर कहना, एक्नॉलेज करना, इस सबके बस की बात नहीं है। लोग एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं। बहुत किसी ने पहले कहा था कि एनएलपी के कोच तो इंडिया में होते ही नहीं, हाँ, कोई है ही नहीं। बहुत किसी ने बहुत पहले कहा था मुझसे 1 साल पहले कि अच्छे से किसी ने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मैं हूँ कोच, मैं भारत का पहला, मतलब भारत का पहले कोच के लिए भी लड़ाई चल रही है एक अलग लेवल पे। नहीं सर, बहुत अच्छा रहा। और भगवान करे सर आप हमारे दर्शकों का 1-1 घंटे का एज और लेके आपकी एज और लंबी हो। आपकी ज़रूरत यूथ को, सबको है। और अब टाइम है इमेज चेंज करने की। सो जीवन में कुछ भी हो, चेंज योर इमेज। इस वीडियो का यही है कि बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसको रिप्लेस कर दो, शांति जगह बैठ के, और सर के चैनल को फॉलो करो। सर जितनी बार थैंक यू बोलूँ, जितने दिल से थैंक यू बोलूँ, ठीक है। अब देखो वो इमेज मेरा भी बहुत सारा चेंज हुआ है। बार बार सर धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड जितने भी दर्शक हैं, हमारे कैमरामैन धनंजय की तरफ से थैंक यू। और एक लास्ट सवाल सर, आपकी एज सर मैं जान सकता हूँ? 64 कंप्लीट हो गया, हम रनिंग 65। ठीक है सर। मेरे एक चाचा जो हैं, मतलब दूर के, वो 46 साल में लटक गए हैं। मतलब हाथ पैर काम करना उनका थोड़ा कम हो गया है। बट आपके चेहरे पे जो ग्लो है सर, मैं बड़ा बारीकी से देख रहा हूँ। आपके बाल सिस्टमैटिक है, मतलब हर चीज़ फिट एंड फाइन है। क्या ये टेक्निक का प्रारूप, मतलब वो रिजल्ट है? अच्छा, ये भी रिजल्ट उससे का है? एग्जैक्टली। आप 3 माइंड के साथ काम जैसे ही करेंगे सब लोग। एक है आपका हेड ब्रेन, यहाँ पर आपकी अच्छी इमेजेस हो, अच्छी साउंड हो, ऐसा ना हो कि आपकी बेकार की आवाज़ें आपको सोने ना दें। दूसरा है हार्ट ब्रेन, यहाँ पर किसी के लिए आप रिवेंज ना रखें। और तीसरा है गट ब्रेन। गट के जो बैक्टीरिया हैं 100 ट्रिलियन, इनके ऊपर कभी बात करेंगे 2-3 घंटे के लिए। अगर आपके गट के बैक्टीरिया कमज़ोर हो गए हैं ख़राब खाना खाकर, या उनकी स्पेसीज़ कम हो गई, उनकी जातियाँ कम हो गई, तो आपका गट ब्रेन आपको इंस्टिंक्ट नहीं देगा
यानी कि वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, जिसको आप गट फीलिंग कहते हैं। मैं इन तीनों के लिए काम करता हूँ। मैं अपने गट के ऊपर रोजाना काम करता हूँ। मैं एक एक बैक्टीरिया को पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि गट का जो लैक्टोबैसिलस रोटेरी है उससे स्किन और बाल ठीक होते हैं और प्यार ठीक होता है पति पत्नी के बीच में या दोस्तों के बीच में। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें। और मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं सभी को कह रहा हूँ, अगर इफ़ यू आर नॉट योर ओन हीलर यू आर ए फूल। अगर आप खुद के हीलर नहीं हैं तो आप बेवकूफ़ बनेंगे। इस इन्फॉर्मेशन को लेना होगा। आप माइंड को कैसे चलाएं, हार्ट को कैसे चलाएं, गट को कैसे ठीक रखें। आदमी की उम्र 100 साल तक, ये समझ लीजिए कि 100 साल 105 साल तो बड़ी कॉमन है। आपसे सर बात करके लग रहा है कि अभी तो पॉडकास्ट शुरू हुआ है, बीच में एक सवाल था मैं नहीं पूछ पाया। आजकल लोग सर सो नहीं पा रहे हैं, खूब पैसा है, खूब मज़े कर रहे हैं, रात को जग रहे हैं, लेकिन सो नहीं पा रहे। सोने के लिए उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक दे दीजिए तो भला हो जाए। सिंपल सी बात है। नंबर 1, बॉडी सोना चाहती है, ये उसकी एक नेचुरल प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन आपने माइंड के अंदर ऐसे इशू मसले पाले हुए हैं जो अनरिजोल्व हैं, यानी कि वो मसले चल रहे हैं। दिन भर की जो आपकी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी इमेजेस हैं, पुरानी फीलिंग्स हैं, आपने उनको रिजोल्व नहीं किया है। याद रखिएगा, जब तक आप अपने मन के अंदर पड़े हुए मसलों का निवारण नहीं करेंगे, आपकी बॉडी नहीं सो पाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी ये मानती है कि आपके जो मसले हैं उसमें मेरा जागृत रहना ज़रूरी है। अगर मुझे कोई खबर मिल जाए कि मेरे घर में ये गड़बड़ हो गई है तो मेरी बॉडी एकदम से भूख बंद कर देगी और नींद ख़त्म कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी माइंड की और बॉडी की ये पॉजिटिव इंटेंशन है। इसका मतलब ये है कि आप इमीडिएटली उन टेक्निक्स को सीखें कि आप अपने भूतकाल के, यानी कि काल के भूत के जो मसले पड़े हैं उन्हें हटाएं, जो आपके पास डर पड़े हैं उन्हें हटाएं, जो रिवेंज पड़ा है, बदला पड़ा है, रंजिशें पड़ी हैं दिल में, उन फीलिंग्स को हटाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नींद बेसिकली इन सब चीज़ों को ठीक करने के बाद जो आउटकम है वो नींद है। जैसे आपके पास रिश्ते अच्छे हों, पैसा अच्छा हो, आपके परिवार में सुख शांति हो, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगे तो खुशी उस स्टेट का नाम है। खुशी ऐसे नहीं आ जाएगी कि किसी का नाम खुशी है तो उसको पकड़ लिया आपने और इधर सब कुछ खराब है। तो बेसिकली नींद ये शो कर रही है कि आपके मसले समाप्त हो गए हैं, अब मैं सोना चाहता हूँ। इसलिए जब भी आप देखेंगे आपके जैसे ही मसले समाप्त होते हैं, सबसे पहले अगर मैं लोगों को कहता हूँ कि आंखें बंद करके एक बार इंटरनल वर्ल्ड में जाओ, मेरी आवाज़ों को सुनना शुरू करो, वो कहता है यार सर आप 2 मिनट के बाद हम सुन नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, इतनी गहरी नींद आती है। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे ही आपके मन को फूलों की सेज मिलेगी वो सो जाएगा। जब तक कि उसके पास कांटों की सेज है तो वो क्यों सोएगा। तो नींद को नहीं लाना है, आपको अपने मसलों को रिजॉल्व करना है। तो ऐसे कैंडिडेट भी आपको कॉल कर सकते हैं या? पूरी तरह से। अच्छा, तो ये 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, 1-2 घंटे का? नहीं, ये प्रोसेस देखिएगा, आप कोई भी छोटे प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। ठीक है। आप बिल गेट्स हैं या फिर आप एक आम आदमी हैं, बच्चा तो 9 ही महीने में पैदा होगा। क्या बात है, समझ गया। तो ठीक है सर, पूरी NLP सीखिए, एक एक मसले को हटाना सीखिए। थैंक यू सो मच सर। अगेन बड़ा मैं हील कर पा रहा हूँ अपने आप को। गजब की वाइब्स है इस रूम में। मतलब इस समय मुझे लगता है कि आप अगर किसी सैनिक को ट्रेनिंग दे दें तो जाके वो ना पतला दुबला भी होगा तो 100 किलो का मिसाल उठा के जाके ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मिलते हैं किसी और अपने नए पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार।